साथियों, मैं ज्ञानशील और आज हम पहुँचे हैं चंडीगढ़ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ 1948 में जुड़े जो उनके साथ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संगठन के माध्यम से पंजाब के उस समय के रहे जनरल सेक्रेटरी केसी सुलेख साहब के घर पे हैं हम। और आज उनके साथ हम बाबा साहब के साथ उनका जो जुड़ने का जो एक माध्यम बना, वो किस तरह से हुआ, किस तरह से बाबा साहब के साथ जुड़े, किस तरह से उनके संगठनों और मिशन के साथ जुड़े और बाबा साहब के परिनिर्वाण तक और उसके बाद मिशन के साथ वो किस तरह से आज भी उसी जोश खरोश के साथ वो आज उनकी उम्र 1927 का उनका जन्म है, 94 ईयर एज है केसी सुलेख साहब की, लेकिन आज भी वो वैसे ही पूरे जोश के साथ में अपनी कलम चला रहे हैं और मिशन का जो काम है वो निरंतर जो भी जिस तरीके से भी वो अपना सहभाग उसमें दे सकें सहयोग को कर रहे हैं। तो आज हम अपनी बात शुरू करते हैं। और सुलेख साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसके लिए समय दे रहे हैं। द न्यूरॉन करके यूट्यूब चैनल है जो हमारा, उसके ऊपर ये आपका जो इंटरव्यू है ये दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हुए मैं जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के सामने ये आप बताएं कि आपका जो जन्म है वो कहाँ, आपका जन्म स्थान कौन सा है और आपका जन्म कब हुआ, और थोड़ा अपनी पढ़ाई के बारे में और अपनी नौकरी के बारे में थोड़ा बताएं। ज्ञानशील जी, मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि आप जैसे नौजवान साथी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की राह पर चलने के लिए आगे निकल आए हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऐसे और साथी और नौजवान बाबा साहब के कारवान को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। इसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ। और आपके जोश और जज्बे को देखकर आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं, बाबा साहब के बारे में इतना प्रचार के नज़रिया से बहुत कुछ किया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं बाबा साहब जैसे युग पुरुष, बल्कि युग प्रवर्तक महापुरुष के सानिध्य में मुझे काम करने का, मुझे उनकी डायरेक्ट गाइडेंस रहनुमाई में ये समाज का काम करने का मौका मिला है। तो ये पीछे की तरफ आज मैं 94 पूरे कर चुका हूँ। तो फिर भी मेरे दिल में जो बचपन से इस बारे में लगन और इसके बारे में मुझे जो पैदा हो चुकी है नेचुरल वे में, वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा जन्म आपको जैसे पता होगा 20 जुलाई 1927 को हमारे जालंधर ज़िले में बंगा है, कस्बा बंगा। तो आजकल तो उसका नवांशहर ज़िला बन गया है। उसमें एक बड़े साधारण फैमिली से मैं उठा हूँ। मेरे फादर एक इकलौते पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो सारा का उस वक्त हमारी कम्युनिटी में ना पढ़ने का रिवाज था, ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता था। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरे फादर भी उन दिनों के, और वो कविता के उनका शौक़ था, उसी वातावरण में मैंने जब एक बहुत ही छोटी उम्र थी, उसी में
मुझे उनकी वजह से इसका शौक़ बन गया। अक्षर ज्ञान जिसको कहते हैं, उनकी वजह से मुझे मिला। और स्कूल जाने का हमारे घर में भी, हमारे फैमिली में भी और समाज में भी कोई रिवाज नहीं था। और मुझे ये कहते हुए आपको बताना पड़ेगा कि शायद सारे रीजन में, सारी तहसील में मैं फर्स्ट ग्रेजुएट था। 1900 सबसे पहले जो हमारे कस्बा में एक हाई स्कूल था, उसमें मेरी 10वीं तक पढ़ाई हुई। और शुरू से मुझे इतना पढ़ाई में शौक़ था, मेरी तेज़ बुद्धि कह लो। मैं मॉनिटर रहा और स्कूल में 10वीं के रिज़ल्ट में मैं सेकंड डिवीज़न में सेकंड रहा। जी, बोर्ड की क्लास। हाँ, सेकंड रहा। उसमें जो भी दर्जाबंदी थी। तो उसके बाद फिर हमारे उन दिनों में, आजकल तो कई बंगा में कॉलेज वगैरह हो गए हैं। कॉलेज की पढ़ाई के सिलसिले में मेरे दिल में बहुत उत्साह था, लेकिन हमारे साधन इतने नहीं थे, सीमित। ना हमारे फैमिली में इतना कारोबार था। मेरे फादर भी जो उन दिनों में और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बुनाई का काम करते थे, कपड़ा बुनने का। तो साथ ही साथ वो हिकमत भी करते थे, हकीमी, तो दवाई वगैरह की फ्री देते थे। तो खैर ऐसे हालात में मेरा आगे जाना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन ऐसा साधन बना कि उन दिनों में जालंधर में नया नया दोआबा कॉलेज बना था। उनके जो संस्थापक थे, सोंदी फैमिली थे, आर्यस माँ जी, उनकी ये तलाश थी कि उनको कॉलेज को कामयाब करने के लिए जितने टॉपर्स हैं ज़िले में, उनको दाखिल किया जाए। तो उसी तलाश में वो बंगा में भी आ गए। उनको गज़ट से मेरा नाम पढ़ के मुझे ख़ास तौर पर बुलाया और मैंने उनको ख़ास तौर पर कहा कि मेरे लिए इतना संभव नहीं है कि मैं इतने खर्च पर कोई आगे की पढ़ाई कर सकूं कॉलेज की। तो उन्होंने ही मुझे एक सुझाव दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको स्टाइपेंड्स मिलता है, उसमें आप। मेरे लिए मुश्किल ये थी कि ये जो मैंने 10वीं तक पढ़ा था उसमें साइंस नहीं थी। तो फिर मुझे मजबूरी ये साइंस लेनी पड़ी और इंटरमीडिएट में दाखिल हो गया। तो उन्हीं दिनों में ये हमारे मुझे ये शौक़ लग गया था। मेरे बंगा में कुछ नौजवान पार्टी बन गई थी। वो उन दिनों में आद धर्म मंडल जो था ना, बहुत ज़्यादा मैदान में काम कर रहा था। मुझे भी ऐसी कोई कुदरती बात है कि मेरे दिल में भी ऐसी भावना थी कि हमारी कम्युनिटी का क्यों नहीं ऐसा संगठन होना चाहिए, जमात होनी चाहिए जो अपने हक़ों के लिए लड़े। क्योंकि मैंने देखा कि छूत-छात जो अनटचेबिलिटी थी तो वो ज़ोरों पर थी, प्रकोप था। हमारे इतना आपस में छूने से, साया लेने से, मेरे अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे कई तजुर्बे हैं जिनको मैं अब कई जगह मैंने लिख के अपने आर्टिकल्स में भी, किताबों में भी जिक्र किया है। तो खैर वो बहुत ही घिनौनी यादें हैं। तो छूत-छात की वजह से हमारे बहुत ही डिसेबिलिटीज़ जो थी, हमारी तरक्की के रास्ते सारे के सारे बंद थे। हमारे समाज में भी ऐसा था। तो एनीवे वो मैं कॉलेज में दाखिल हो गया। कॉलेज में दाखिल होते ही साथ मेरा सेठ कृष्णदास उन दिनों में
एमएलए थे जी हमारे पंजाब में, जो पूना पैक्ट की वजह से सन 1937 में सबसे पहले इलेक्शन हुए थे। जी। 8 रिजर्व सीटें थी पंजाब में, उनमें से एक पर जालंधर कंस्टिट्यूंसी से सेठ किशनदास थे। सेठ किशनदास का जो मिलान बाबा साहब के साथ हुआ 42 में, बाबा साहब ने नागपुर में एक शेड्यूल कास्ट, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के स्थापित की, और उसी समय से ये हमारे लीडर भी जो थे एमएलए, वो भी उन दिनों में वो शामिल हुए थे। और उसके बाद फिर वो पंजाब में भी उन्होंने फिर स्थापना इसका शुरुआत कर दी 1945 के करीब। तो मैं भी 1945 में ही कॉलेज में दाखिल हुआ था 10वीं के बाद। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते मेरा उनसे इतना नज़दीकी बढ़ गई, उनको मेरी ज़रूरत थी, मुझे उनकी ज़रूरत थी, कि मुझे भी, मेरे दिल में भी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा कुछ संगठन होना चाहिए, उसमें काम का जवानी का जोश होता है। तो उसके बाद उनको इसलिए ज़रूरत पड़ी कि उनमें पढ़ा लिखा कोई आदमी था नहीं जो सारे का सारा काम करता था। वो इतना फेडरेशन का काम था, उन्होंने जब शुरू में दाखिल हुआ, कोई सिर्फ बाबा साहब को नाम से हमारी दुनिया ज़रूर जानती थी, लेकिन डिटेल में उनके बाबत कोई इतनी वाकफियत नहीं थी। तो एनीवे वो हमने बहुत एक पूरा ऑर्गेनाइज करके पार्टी को, उनके वजह से वो सारा का सारा काम किया। उसके बाद पार्टीशन हो गई थोड़ा सा। तो उन दिनों में दोनों काम शुरू हो गए। 48 में, ये 45 में मैं इसके साथ जुड़ गया, और बड़े शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का पंजाब में हमारे साथियों ने बड़े जोश के साथ इकट्ठे होके पार्टी बना के, और लोगों में इतना जोश था समाज में सारे के सारे, वो बाबा साहब की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों के बारे में वो सब लोग जानते थे कि जो हमें थोड़े बहुत हकूक़ और अधिकार मिले हैं वो सब उनकी वजह से मिले हैं। इसलिए लोगों के दिलों में और दिलों की ज़ुबान में उनके बाबा साहब का नाम आ गया था, और इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी हुई प्रचार करने के सिलसिले में भी। 46 में इलेक्शन बराए नाम मैं कहना चाहूँगा, फेडरेशन के नाम पर ज़रूर कुछ हमारे लोग लड़े थे इलेक्शन, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी, क्योंकि नया ये पार्टी थी, और लोगों में आधर्म मूवमेंट जो थी पहले, उसमें भी मैंने बहुत काम किया है। उसमें जितना भी प्रचार हो सकता था अपने तौर पर बंगा में और गुरपुरबों के वजह से, ताकि लोगों में जागृति आए, लोगों में अपने जो हकूक़ हैं, अपने अधिकार हैं, उनके बारे में पता चले कि हम कहाँ हैं, कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कुछ भी है। वो अधर्म मूवमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन जब पंजाब में ये अम्बेडकर मूवमेंट आ गई, तो उसके बाद फिर नेचुरली जितने भी काम करने वाले थे, लीडर थे, वर्कर थे, वो सारे के सारे इस पार्टी में शामिल हो गए। और मुझे, मेरे से पहले जो काम कर रहे थे, गोपाल सिंह खालसा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बने 1937 में इलेक्शनों में एमएलए बन के, उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। और इसके साथ ही मोता सिंह थे लायनपुर में रहने वाले, उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया। लेकिन पार्टीशन के बाद वो सारे के सारे इधर उधर हो गए, और मुझे जनरल सेक्रेटरी बनने का मौका मिला। तो सबसे पहले किस साल में आप फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बने?
ये कोई 48 की बात है। 48 में आफ्टर पार्टीशन मोटा सिंह पंजाब में बूटा मंडी में हमारा हेडक्वार्टर था, तो वो आबादपुरम में आए। तो उसके बाद उनका इधर थोड़ा सा ख्याल अकालियों की तरफ हो गया, जी जी तो वो छोड़ गया पार्टी को। उसके पार्टी के छोड़ने के बाद जी मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया। पहले मैं ऑफिस सेक्रेटरी बन काम करता रहा। जी। सारे का सारा लिखने पढ़ने का जितना काम था वो मेरे ज़िम्मे था। और इसी दौरान हमने सोचा कि पार्टी का काम करने के लिए हमें कोई अपना पेपर भी चाहिए। हाँ जी, पेपर उन दिनों में हम जो काम करते थे वो सारे के सारे इश्तहारों में, पोस्टर्स में, वॉल पोस्टर्स और ऐसे ऐसे पम्फलेट छोटे छोटे, हाँ जी, इसके ज़रिए हम अपना प्रचार किया करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी जी, वो एक पेपर की थी। हाँ जी, पेपर हमारे पास, हमने अप्लाई किया, मिला नहीं। बड़ी मुश्किल से कई कई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद हमें ये पेपर मिला। उसका नाम मैंने उजाला रखा। उजाला जी, जो मतलब लाइट हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गिविंग। और उसके बाद फिर हमारे मिस्टर करतारा राम मडहास, उसने जिम्मा लिया। वो सारे का सारा आदमी पढ़ा लिखा तो इतना नहीं था और उसके साधन भी सीमित थे, लेकिन उसमें जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा था और उसने जितना भी कमाता था वो इधर लगा देता। उसके बाद फिर इतना पॉपुलर हो गया लोगों में। ये मुझे बाद में लोग बताया करते थे कि हम इसका इंतज़ार किया करते थे ये शनिचरवार को। किस भाषा में छपता था ये पेपर? उर्दू वीकली, उर्दू उर्दू में। उन दिनों में ये जो भाषा थी हमारी, मीन्स ऑफ एजुकेशन जो था वो सारे का सारा उन दिनों में उर्दू था। में जी जी, उर्दू हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी। उर्दू में सारा काम, जितना भी कोर्ट्स का, थाने का, रेवेन्यू का, जी, जी। जितना भी सारा का सारा उर्दू में हुआ करता था। अच्छा सुलेख साहब, ये बताइए आपकी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में पहली मुलाकात कब और कहाँ हाँ, पे मैं हुई उसी थी? पर आ रहा था जी कि जब हमने वो एक तरफ ये पार्टी का काम शुरू कर दिया, दूसरी तरफ ये उजाला का काम कर दिया। जी इन दिनों में हमें ज़रूरत, फिर ये सबसे ज़्यादा जो गाँव में, देहात में हमें ऐसी डिस्टर्बिंग आफ्टर पार्टीशन ख़ास तौर पर जी इतना हमारे लोगों पर अत्याचार और जुल्म और बेइंसाफ़ियाँ होने लगी कि ना किसी में किसी को नौकरी मिलती थी, किसी को काम करने के लिए गांव-गांव में बहुत मुश्किल था खेतों में जाना। हमारे दिल में ये आया कि हम क्यों ना हम बाबा साहब से मिलने जाएं दिल्ली में। उन दिनों में वो नई गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर थे। जी आफ्टर पार्टीशन वो लॉ मिनिस्टर बन गए। तो हम एक डेपुटेशन बनाकर जलंधर से, जी करतारा राम मडहास, उसमें मास्टर साधु राम, एक अपने चरणदास नेतड़क हाँ जी और बाबा हरनाम दास जंडियाली, और हम इकट्ठे 8-10 आदमी, मोटा सिंह, जी ये सारे इकट्ठे होकर तो बाबा साहब के साथ हम दिल्ली में 5-4 दिन रहे। उनके निवास पे ही? हाँ, उनके निवास पे नहीं उनके निवास पर नहीं, अच्छा हमारे अपने बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ। ठीक है वो बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, एक के बाद दूसरा हमें इनवाइट करता था। इन दोनों में इतना जोश था। जी जी और मैं पंजाब से लीडर आए हैं। हाँ, चलो, 21 साल की उम्र बनती है उस हिसाब से हाँ। आपकी। 21 साल की हाँ, उम्र तो भाई मेरी जवानी में मतलब ये एक 21 साल। जैसे चढ़ती उससे- उम्र हाँ जी हाँ जी उससे पहले मैं आपको बताऊं, 19 साल में हाँ जी हाँ जी सबसे पहले जब मैं 46 में कॉलेज में दाखिल हो गया, काम करना शुरू कर दिया, तो हमारे दोस्तों की सलाह पर बाबा साहब की एक किताब थी, हाँ जी। मिस्टर गांधी एंड द एमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये बाबा साहब की एक किताब थी, हाँ जी, छोटी हाँ थी। जी हाँ जी हाँ जी उसका शौक ये हुआ कि उसको अपनी ज़ुबान में
ट्रांसलेट किया जाए, जी। लोगों में प्रचार किया जाए। हाँ जी, हाँ तो जी। सबसे पहले जस्ट इमेजिन के 19 साल की उम्र थी जी। जब मैं 12वीं क्लास में था, हाँ जी। तो मैंने उसका ट्रांसलेशन किया और उसके से पहले हमने बाबा साहब से उसकी अनुमति मांगी, परमिशन मांगी। बहुत बढ़िया। एक चिट्ठी तो उन दिनों में बाबा साहब ने ब्लेसिंग्स के साथ अपनी खुशी ज़ाहिर करते हुए, मुझे खुशी है कि आपने ये ट्रांसलेशन काम करने का ये किया है। एक चिट्ठी मुझे उनके उन दिनों में उसकी परमिशन के सिलसिले में मिली। जी, 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 जी। 19 साल की उम्र थी। हाँ जी, हाँ जी। ये 21 साल की आप वो चिट्ठी आज भी आपके पास में है जो हाँ, बाबा साहब ने आपको लिखी उस वो समय? दूसरी चिट्ठी है, मैं आपको उसका बताता हूँ। जी, जी, जी। फिर हमने जब उजाला शुरू किया, उन दिनों में भी उनको पता चला कि ये लोग उजाला शुरू करने लगे हैं, तो उन्होंने एक चिट्ठी मुझे बाय नेम, जी। डियर मिस्टर सुलेख, ऐसा लिख के योर्स सिंसियरली जी, बी आर अम्बेडकर, तो ऐसा एक बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी उन दिनों में मुझे लिखी। जी, जी। और ये चिट्ठी बाद में चलो उसकी अपनी कहानी है अच्छा। कि उन दिनों में मुझे मिली, भगवान दास ले गए, वापस नहीं की। फिर मुझे दिल्ली अपने बॉम्बे से किसी शांति स्वरूप बौद्ध के माध्यम से वो मिली। दोबारा मिली। वो मैंने अखबारों में, किताबों जी, में अभी प्रिंट हो गई। दुनिया जानती है कि वो उसमें क्या क्या लिखा है उन्होंने। जी, जी। तो इस तरह ये हमारा जुगाड़ जो है, इस तरह ये सारे पंजाब में बहुत ज़ोर शोर से काम चला। और एक तरफ तो मेरी बीए की पढ़ाई थी, दूसरी तरफ उजाला का एडिटिंग वीकली था। जी। नए नए स्टाइल में, नए अंदाज में, एक नए फैशन में मैंने उसको मॉडर्नाइज। आप खुद उसके एडिटर थे? मैं एडिटर था जी। और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई ये इसकी एडिट करने की। जी, जी। और ये काम चलता रहे। उसके बाद फिर मेरा बीसियों एक दफ़ा 48 में मिलने के बाद जी। जब सबसे पहले हम उनकी कोठी पर मिले, हाँ जी। तो वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स थे, हमारे अफसर साहबान जी। और बड़े बड़े ओहदों पर थे उन दिनों में, क्लास 1 ऑफिसर्स थे, गजेटेड ऑफिसर्स थे, वो सारी की सारी फेडरेशन थी, वो उन दिनों उस मीटिंग में आ गई। बाबा साहब की कोठी पर हम गए, वो बातें हुई, उनको बताया हमने, मेमोरेंडम दिया। उसके बाद पहले तो गुस्से हुए, खैर वो अलग बात है। तो उसके बाद भी ये तुम इतने हट्टे कट्टे होते हो पंजाबी लोग, ये उनको उन गुंडों को मार क्यों नहीं देते, ये ऐसी ऐसी बातें तो बहुत ज़्यादा हुई। फिर उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से हमारी सारी बातें सुनी और उस पर काफ़ी हमें हेल्प मिली और काफ़ी उनका हौसला मिला। बातें उन्होंने जो भी हमारे गाइडेंस के लिए कुछ ऐसी ऐसी बातें करी। उसके बाद मेरा सिलसिला बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। उन दिनों में सोनलाल शास्त्री जी, उन्हीं के बंगले में वो आउट हाउस बने होते हैं। बाबा साहब ने उनको गुरदासपुर से ला के ये अपने महकमे में ट्रांसलेटर की जॉब पर लगा दिया था। जी, जी, जी। और उन्होंने सबसे पहले मुझे इतना भरपूर स्वागत किया मेरा। उन्होंने, सोनलाल शास्त्री ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया कि बाबा साहब को इंट्रोड्यूस करते वक्त उन्होंने मेरे मतलब कहा कि ये वो लड़का है तो जो अपने पेपर की वजह से एक धर्म युद्ध लड़ रहा है अकेले। और ऐसे ऐसे शब्दों में वो मुझे इतना बड़ा फीडबैक मिला, इतना बड़ा मेरा हौसला बढ़ा कि मैं हमेशा उसको कई दफ़ा कई जगह रिकॉर्ड किया है। बाबा साहब के साथ भी जब उन्होंने मेरा शौक़ देखा, मेरा इसके साथ योगदान, कंट्रीब्यूशन देखी, तो उनका भी मेरे बाबत बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव बन गया था। तो मैं पहले तो किसी न किसी हेल्प लेकर उनसे मिलता था, फिर बाद में मेरा आना जाना फ्री हो गया था। दिल्ली में एक खास बात ध्यान में आ रही है, जो भी सोहनलाल शास्त्री जी का जिक्र आया और उनके साथ में नानक चंद रत्तू जी, उनके साथ में लगभग
17 ईयर उनके साथ में रहे। हाँ। शास्त्री जी की किताब है उनके संपर्क में 25 वर्ष। फिर आप भी उनके साथ में रहे। मतलब ये पंजाब के लिए एक बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है कि हाँ। उत्तर भारत में बाबा साहब जिस समय थे दिल्ली में, तो पंजाब के लोगों ने भरपूर साथ जो है उनके साथ में मैं तो काम जितने किया भी है। महाराष्ट्रियन मेरे दोस्त मिलते हैं, हाँ जी, हाँ जी, मैंने उनको हमेशा ये कहा है कि जितना नज़दीकी बाबा साहब के हमारे पंजाबियों के साथ थे जी। वो तुम्हारे साथ नहीं थी। हमारे जितने भी वहाँ काम करते थे, छोटे बड़े क्लर्क भी, और वो जब भी उनको पता चलता था बाबा साहब स्टे कर रहे हैं दिल्ली में, तो वो हर संडे को वहाँ उनके पास जाया करते थे। कोई काम इधर कोई उधर, वो सारे के सारे जितने भी पंजाबी थे उनको बाबा साहब के दिल में पंजाबियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक किस्म का लगाव हो गया था, और उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। तो मेरा पंजाब जो ये वीकली था उसको भी बड़े ध्यान से बहुत सुनते थे। तो वो उनको जितने भी हमारे पंजाबी वहाँ थे उनको बड़ा उन्होंने सर्विस में भी उत्साह दिया। कई आदमियों को उत्साह करके के प्रकाश चंद थे, उनको आईपीएस में उत्साह करके उसमें दाखिल कराया और उसको कामयाब करके वो आईडी बाद में उसकी भी डेथ हो गई थी। और कईयों को आईएएस करतार सिंह, विमल चंद्र, सोनलाल शास्त्री, मुंशी राम भारद्वाज और ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त हैं जो बड़े बड़े ऑफिसर लग गए। और 10वीं वहाँ यहाँ से पढ़ के शाम को रात को नाइट क्लासेस लेके अच्छी पढ़ाई कर ली और अच्छी फैमिली बना ली, वहाँ सेटल हो गए, बड़े बड़े ओहदों पर पहुँच गए। ये तो कंट्रीब्यूशन ख़ास तौर पर इसी सिलसिले में मैं ये भी कहता था कि जब बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया तो उसके बाद सबसे पहले हम उनको पंजाब में सबसे पहले पंजाब में लेके आए। जी। मैं और सेठ किशनदास, ये 1951 की बात है। 1951 की। हाँ जी। उन दिनों में जब उन्होंने रिज़ाइन किया 10 अक्टूबर को, जी, तो सबसे पहले हम एक्सीडेंटली उन दिनों में मैं और सेठ किशनदास वो मुझे हमेशा साथ रखते थे। जी। तो मेरी उम्र और उनकी उम्र, अच्छा वो जब दिल्ली में थे हमारे में दिमाग में आया कि क्यों ना अब बाबा साहब को पंजाब के लिए बुक किया जाए। हमने उसी दिन उनकी कोठी पर जाके कहा कि प्लीज़ हमारे पंजाब में आप 46 में नहीं आ सके। उस वक्त सबको बड़ी निराशा हुई, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, अब प्लीज़ हमारे पंजाब में आए। तो उन्होंने उसी वक्त मान लिया और हमने डेफिनेट उनको एश्योरेंस ली कि पिछली दफ़ा की तरह अब हमारे साथ ये धोखा न किया जाए। तो बड़े मूड में, ह्यूमरस मूड में भी वो बोले थे कोई बात नहीं है, मैं आऊँगा। इसी दौरान 1952 में पहले जो आम चुनाव, लोकसभा के जो चुनाव 1952 में हुए और उसकी तैयारी के लिए जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से बाबा साहब, जैसे आपने बताया कि उनको आपने फिर पंजाब में आमंत्रित किया, तो जालंधर में, लुधियाना में और पटियाला में, ये अक्टूबर महीने की ही बात है शायद, जो 1951 में जब वो आए, तो वो जो रैलियां हुई, उन रैलियों में या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन संगठन में आपकी क्या भूमिका रही? मैं उन दिनों में, जैसे कि आपको बताया कि मैं जनरल सेक्रेटरी था और ये जो सारे का सारा प्रोग्राम था मंच संचालन, उन दिनों में उनकी सलाह से हमने 3 दिन उनके मांगे। सबसे पहले जालंधर में, वो उस दिन 27 अक्टूबर 1951, उसमें उस दिन वो सवेरे अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहाँ से हमारा जो लोग थे, सेठ किशनदास और दूसरे, वो उनको ले आए और 4 घंटे लगे रास्ते में। इतना स्वागत हुआ, जगह जगह ठहराव किया लोगों ने, स्वागत गेट बना के। तो 27 अक्टूबर को हमारे पंजाब में जालंधर में उन्होंने एड्रेस किया और उसका मैं स्टेट सेक्रेटरी था।
बहुत ही प्राउड वाली बात है ये। जो उस वक्त हाँ जी, सबसे पहले जो पंजाब में उनका भाषण हुआ, जी उनका एड्रेस हुआ, जी, वो उसका वो जो सारे का सारा अव्वल तो सारे के सारे पंडाल को संभालने की जिम्मेदारी मेरी थी, हाँ जी। और उसका स्टेज सेक्रेटरी होने का भी मुझे ये बहुत छोटी काम उम्र करना थी, कोई पड़ा। ज्यादा उम्र नहीं। ये- जिस समय आपकी उम्र ये 25-26 साल की उम्र होगी। हाँ, जी जी, उस वक्त मेरी उम्र 24 साल थी, 24 साल और की उम्र 25 के में, हाँ जी, दरमियान। हाँ जी। और इतना मुझे जिम्मेवारी जब का- कहा ना हाँ जी, वे इलेक्शन लड़ने का, मैंने कहा जी मेरी 24.5 साल उम्र बनती है तो मैं नहीं इलेक्शन लड़ सकता 52 का। जी जी, तो एनीवे ये 27 अक्टूबर को ये जलंधर में, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन थी वहाँ लुधियाना में, हाँ जी, उनका प्रोग्राम था, वो वहाँ हुई। और उसके बाद एक पेप्सू के मियाँ सिंह गिल थे, जी। वो बाद में मिनिस्टर भी बन गए। जी। उसके लिए वो हमारा काम जो फेडरेशन पेप्सू की थी, लंदन में अलहदा था ना, जी तो 66 ये तो बाद में हुआ। जी, जी तो वहाँ उसने अरेंज किया, जी जी, जी वहाँ भी शाम पटियाला को में, पटियाला में हाँ जी, शाम को हुआ। वो इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, उसके जी। बारे में मैंने अलहदा रिपोर्ट लिखी है जी, कि जी, वहाँ जब बिजली फेल हो गई, इंसान कोई नहीं था, सारी की चीज़ें ठप हो गया, बाबा साहब ज़ोर से वैसे बोलने लगे, हमें अच्छा। बड़ा डर हो गया कि कोई मिसहैप ना हो जाए। जी जी, तो इस लिहाज से हमने भी ह्यूमन वॉल बना के वो बात ये मैंने जी, जी, जी। काफ़ी उसमें लिखा है। सही है, सही है। तो ऐसी हमारी 3 दिन की ये जी, जी, रात को वो ये थोड़ा सा उनको फिट्स भी आए, थकावट के फिट्स भी आए, जी जी, जी और उनको टीका भी लगाना पड़ा, जी, जी, जैसा सविता अम्बेडकर ने नेक्स्ट डे हमें जी, जी। बताया। पाठकों को ये बता दें कि पंजाबी के पाठक जो हैं, ये किताब जो जलंधर, लुधियाना और पटियाला में जो बाबा साहब ने उस समय जो रैलियों को संबोधन किया, वो पंजाबी में हम लोगों ने उसका पंजाबी में अनुवाद गुरमुखी लिपि में ये प्रिंट की हुई है। जो भी पाठक इसको पढ़ना चाहें वो ये किताब पढ़ सकते हैं। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सुलेख साहब, उस समय देखिए ये 1952 तक के जो इलेक्शन जो हुए वो बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से लड़े गए। लेकिन 1952 के बाद में जो 1957 के जो इलेक्शन हुए वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से हुए। जो ऑफिशियल जो हुआ ना, जी, मेरा सवाल आरपीआई जो मेरा सवाल जो है वो ये है कि जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी के उस समय के जो लीडर थे वो कौन कौन थे? क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स के नाम तो हमको पता चलता है, जिसमें प्यारालाल तनवाल जी हैं, चरणदास नितड़क जी हैं, लाहौरी राम बाली जी हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लीडर कौन थे? वो उन दिनों में चरणदास नितड़क वो बड़े फायरी स्पीच से, जी पागमल पागल एक मेरा साथी था नौजवान, जी, और उसमें भी बड़ा जोश था और बड़ा अच्छा स्पीकर था, काफ़ी प्रभावशाली था लोगों में भाषण करने के लिए। जी, और मास्टर साधुराम पहले हमारे ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया उनको। अच्छा, और उसके बाद फिर ये राजाओं के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट थी ना रियासतों में, हाँ जी, तो वहाँ ये एक अलहदा क्या नाम है उसका, जिसमें बृषभान भी, ज्ञानी जैल सिंह और हंसराज शर्मा, ऐसे ऐसे उन्होंने राजाओं के ख़िलाफ़ ये मोर्चा खोला था कि मर्जर होना चाहिए, जी, ये ख़त्म होने चाहिए। उसमें मास्टर साधुराम जो थे वो ओरिजिनली वहाँ से फगवाड़ा से बिलोंग करते हाँ थे, जी, वो रियासत कपूरथला में आता था। तो उन दिनों में वो उसमें शामिल हो गया उस पार्टी में। उस पार्टी के बाद में उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये जो मास्टर साधुराम, इन्होंने शुरू में फेडरेशन के लिए काफ़ी काम किया। चरणदास नितड़क और ये बंगा में हमारे रहने लगे थे, तो उनके साथ ही मेरा
ये शुरू में ट्रेनिंग पीरियड जो है उनके साथ ही पूरा। तो ये काम करने के बाद वो तो टोटली कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में मिनिस्टर भी बने, MP भी बने, ये है वो है। लेकिन चरणदास नतड़क जो है वो बहुत दृढ़ता से इसी पर कायम रहा, ये बेशक उसकी कैसी भी हालत थी। और उसके बाद भागमल पागल था, वो हमारे सेठ कृष्णदास तो थे ही प्रेसिडेंट, अध्यात्म राम उनका भतीजा था, उनको होशियारपुर सीट से भी लड़ाया था, MP की सीट से काफ़ी वोटों से जीते। हमारी कोशिश भी और अप्रोच भी किया सिखों ने, सिखों के अकाली दल ने हमारे बाबा साहब के साथ अप्रोच किया, हम भी इंसिडेंटली उन दिनों में वहीं थे। तो मिल के काम करने की अलायंस करने की कोशिश की, अप्रोच किया। लेकिन बाबा साहब ने ये कह दिया कि ये पंजाब के लीडर हैं, इनके साथ बात कर लो, अगर ये फिट बैठता है तो ठीक है। लेकिन जब हमने यहाँ जलंधर में आके देखा उनका रवैया, तो वो हमारा ठीक नहीं था। वो थोड़ा सा उनको जैसे होता है ना, एक छोटी पार्टी का फायदा उठाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उनमें सिंसेरिटी नहीं होती। तो हमने ये देखा, ये अकाली दल वाले जितने भी, मास्टर तारा सिंह के साथ हमारी बात हुई, और उनके साथ जितने उनके लेफ्टिनेंट थे, ये दलीप सिंह एक द्वाबिया था एडवोकेट, वो बड़ा लीडर था। हुक्म सिंह था, वो बाबा साहब के साथ गया स्पीकर जो रहा। तो सारे के सारे लीडर तो उनके लेवल पर तो थे, लेकिन हमारे लेवल पर जब देखा तो वो आंखें फेर ली उन्होंने। तो मतलब सिंसियर नहीं थे। हमारी कोशिश थी कि हमारा भी अलायंस हो किसी के साथ, लेकिन वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी। खैर वो उसका भी मैंने अपनी बायोग्राफी में जिक्र किया है कि इनकी हमेशा ये कोशिश रही है बड़ी पार्टियों की कि इनके साथ प्रेम प्यार करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए वोटों के लिहाज से, लेकिन काम करने के लिए पन्नाला था दिखा। ये इनका एटीट्यूड रहा है। एनीवे वो अच्छा, थोड़ा सा RPI के बारे में भी बताइए। RPI के बारे में ये मैं पंजाब के वही कहता हूँ ना, जब ये जो हमारा एफर्ट्स थे 52 के इलेक्शन में, वो बुरी तरह काम फेल हो गया, तो हमें कामयाबी मिली नहीं। तो उसके बाद फिर नेचुरली ऐसा होता है कि हमारी जो पार्टी थी, संगठन था, और वो इतना नहीं था कि किसी वर्कर्स को कंटिन्यू करने के लिए कुछ ऐसा इंतजाम किए जाए। लैक तो ऑफ लीडरशिप की लैक नहीं किया जा सकता। उसको फंड्स की, ये धन की, ये राशि की, ये है ना मेंटेनेंस करने की भी ज़रूरत होती है। पार्टी को वर्कर्स सारे के सारे बड़े बड़े धनवान तो नहीं होते ना, रिच आदमी तो नहीं होते। हमारे वर्कर्स थे, सिर्फ उनके काम करने का शौक था, जज्बा था। संसाधनों की कमी थी, इसलिए वो सारे के सारे बेखर गए। सेंट्रल बॉडी में भी कुछ कमजोरी आ गई उनमें भी मेंटेन करने की। तो इसी चक्कर में मेरे लिए भी मुश्किल था। मैं मैंने 49 में BA किया, 52 तक मैंने कोई परवाह नहीं की अपने आप की, इसी में बिजी रहा। उसके बाद जब ये मेरे सामने भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो मैं ग्रेजुएट था, तो मुझे फिर सोनलाल शास्त्री ने खास तौर पर कि तुम क्यों ऐसा करते हो। ये सर्विस में मैंने 2-3 कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, और उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट दिल्ली में होगी। ये किस साल की बात है? 52 की। 52 नवंबर में। किस विभाग में? 51 में ना, 52 में नवंबर में। ये 52 के इलेक्शन जो थे ना, अप्रैल और मई में हो गए। और ना उससे जनवरी फरवरी में हो गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा इधर ध्यान दिया सर्विस में, तो अपने लिए भी कुछ करना था।
फिर मेरी पहली अपॉइंटमेंट वहाँ हो गई दिल्ली में। उसके बाद फिर मैंने एक और एग्ज़ाम 2-3 दे रखे थे, जी। वहाँ सारी की सारी कॉल आनी शुरू हो ठीक गई। उसके है। बाद दिल्ली में किस डिपार्टमेंट में रहे आप? मैं दिल्ली में AGCR के ऑफिस में 1.5 महीने के तक काम किया। जी। उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट एज एक्साइज इंस्पेक्टर पंजाब में आ गई, ठीक है। अम्बाला में। तो उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़कर ये इसमें आ गया, और इसके बाद फिर मुझे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इंस्पेक्टर की कॉल आ गई, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। जी। वो मैंने ध्यान छोड़ दिया। मैंने कहा इतने कहाँ से करते रहे। तो बाद में 52 से ज्वाइन करके सर्विस हाँ जी। 85 में मैं रिटायर हुआ एज एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर जी, ऑफिस जी, होता जी। है। तो वहाँ उसके बाद फिर मेरा नेचुरली जो मन का रुझान था, हाँ जी। वो सारे का सारा अगेन इसी अम्बेडकर मूवमेंट में जी। आ गया। जी, जी, और जी। जहाँ जितनी भी कोशिश हो सकी, सबसे पहले मैं जालंधर में हमारा ये अम्बेडकर भवन बना था, हाँ जी। वहाँ उसी के साथ अम्बेडकर मिशन सोसाइटी जी। बनी थी। वो मेरे बाद में बनी, वो भवन वहीं पर बना मेरे बाद। मेरे दोस्तों जो ने नकोदर रोड पे है? नकोदर रोड पर हाँ। वो मेरे दोस्तों ने वही प्लॉट परचेज किया जिस पर वो हमने 51 में बाबा साहब स्पीच हुई थी, रैली अपने सम्मेलन हुआ था। जी, और जी, उसके जी। बाद वो अम्बेडकर भवन जो एक्टिविटीज़ थे जी। और उसके साथ जुड़ी हुई अम्बेडकर मिशन सोसाइटी जी। ये होगी। और इसके साथ ही साथ ये वहाँ हमारा भीमपत्र का एक पेपर था, हाँ जी। उसमें मैं कंट्रीब्यूट करता रहा जी, जितना जी, भी जी। हो सका। ये मैं लाहौरी राम बाली जी के द्वारा हाँ। जो चलाया गया। जी। उसका मैंने जितना भी सपोर्ट किया, जी। मेरे जितने भी थे उन दिनों में कि जितना भी हो सका मैंने उसको सपोर्ट किया और उसको कोशिश की कि इसके माध्यम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए जी। बाबा साहब के मूवमेंट को चलाने के लिए, पंजाब में फैलाने के लिए। जी, जी। तो ऐसे सुलेख साहब, ये जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में तो कई टुकड़ों में वो आज भी काम कर रही है वहाँ पे, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पंजाब में भी काम किया। तो उसका जो यहाँ पंजाब में जो उसका कह लो कि उसका जो विभाजन हुआ, या उसका जो हशर हुआ, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि जो फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होती है उसमें। मेरे दोस्त हैं ये इसमें काम करने के लिए। जब सबसे ज़्यादा पीक पर था 65 में, जी। दादा साहब गायकवाड़ हमारे मेरे साथ उनका ताल्लुक रहा 1.5 महीना जालंधर में। तो वो बाद में प्रेसिडेंट भी बन गए RPI के। जी। और उसके बाद वो उन्होंने बड़े पूरी ज़ोर शोर से वो काम चलाया। जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी वर्कर्स थे, लीडर्स थे पंजाब के, इन्होंने बहुत दिल लगा के जान पर खेल के जी। तो उसको कामयाब करने की कोशिश की। जी। और उसमें ये देखिए, मेरा ख्याल है 62 की बात है कि हमारे RPI में के लीडर 3 मिनिस्टर भी बने। एक RPI के वो जगजीत सिंह स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट जी, की, जी। उसमें डॉक्टर गुरचरण सिंह और प्याराराम तैनोवाली, ठीक है। ये मिनिस्टर भी बने RPI के टिकट पर। जी, जी, जी। लेकिन बाद में ऐसी बात हुई कि आप जानते हैं कि कहते हैं ना, पावर करप्ट्स ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जी। तो जब ये हुकूमत हाथ में आ जाए, जी। ये पावर हाथ में आ जाए, सत्ता हाथ में आ जाए, जी।
तो उसका नशा ऐसा होता है कि उसके वो सारी सब अपनी बातें इधर उधर जितना मुश्किल हो सत्ता को हासिल करना, मतलब उसको बनाए रखना, उससे उसका सारा ध्यान, उसका सारी ताकत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो उसी पर लगा देता है, लेकिन बनाए नहीं पा रहे। तो ये हमारे ट्रेजेडी रही। जी जी जी, मुझे कहने में इसमें कोई नहीं, मेरे दोस्त थे जी जी जी, प्याराराम धनोवाली, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था वो असिस्टेंट सेक्रेटरी था मेरे साथ। जी जी जी, उसके बाद बाली जो है ये मेरे से 3 साल छोटे हैं, और इनको भी जितना भी मैं सपोर्ट कर सका अपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो तो मैंने ही उसका किया जी। और उसके बाद बाकी लीडर जो है गुरचंद सिंह डॉक्टर जी जी जी, खमानों के थे, वो एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन थे। उन्होंने भी, उनका भी काम मेरे साथ वहाँ घर पर आते रहे हैं और बातें होती रही हैं बहुत बड़े इधर उधर की। तो वो भी, ये सिंसियर आदमी जो है वो ज़रूर है, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वार्थी बंदे जब आ जाते हैं तो फिर उसके बाद ये प्याराराम धनोवाली, उसका स्वर्ण सिंह जो हमारा यूनियन मिनिस्टर था उन दिनों में, वो कांग्रेस का वो बहुत बड़ा लीडर भी था, उसके वजह से उसको ऐसा अट्रैक्ट किया प्याराराम धनोवाली को, उस कांग्रेस में शामिल हो गया। ये समय जो है मतलब कि वो उसका डाउनफॉल में उस समय जाना डाउनफॉल में जाना शुरू हो गई। और ये मुझे अभी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, जब आरपीआई डाउनफॉल में जा रही थी उसी दौरान, उसी समय में पंजाब का एक नौजवान माननीय कांशीराम जी, जो पूना महाराष्ट्र में ही नौकरी कर रहे थे वहाँ पे, तो वो ही 65 में ही लगभग वो अम्बेडकर मिशन से जुड़े और उन्होंने फिर कुछ समय आरपीआई में भी काम किया, दादा साहब गायकवाड़ के साथ में काम किया। फिर वहाँ से वो निराश होकर के फिर 1973 में वो बामसेफ संगठन बनाते हैं, फिर 72 में वो DS4 बनाते हैं और 84 में फिर अंतिमता वो बहुजन समाज पार्टी बनाते हैं। लंबी चौड़ी स्टोरी है। इसके साथ ऐसा है ना, मैं तो सर्विस में था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये फील्ड में काम कर रही थी, उनके साथ मेरा इतना लगाव नहीं रहा, बल्कि इन लोगों के जो वर्कर्स थे उन दिनों में ऐसा एटीट्यूड बना रखा था जैसे आरपीआई को दुश्मन पार्टी हो। अच्छा। ये सबसे बहुत ज़्यादा मुझे दुख देने वाली बात है। मैंने जहाँ तक कोशिश किया, आधर्म मूवमेंट के बाद अम्बेडकर मूवमेंट आई, मैंने हमेशा यही कहा कि ये दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब ये जवान हुई, जब ये ज़माने ने पलटा खाया, तो उसके बाद ये अम्बेडकर मूवमेंट आ गई जी। तो मैं तो हमेशा इसी ख्याल का रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग में ऐसा आ गया कि बाबा साहब को तो ठीक मानते थे, लेकिन वो जितना भी, खैर उसके बारे में मैं इसलिए बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन पर्सनली एक मिनट में ये पर्सनली मैं बाबू कांशीराम के बारे में बहुत ज़्यादा रिगार्ड भी है और मेरे दिल में उसकी भावना भी है। तो इसकी वजह ये है कि वो अकेला, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ थी, उसमें त्याग भावना थी, उसमें लगाव की बात थी, उसमें समाज के बारे में दुख दर्द महसूस हो रहा, पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन मुश्किल वही आती है जो आरपीआई के साथ हुआ, वो इसी के साथ भी हो गया। उन्होंने इतनी मेहनत से इसका ढांचा खड़ा किया, अम्बेडकर मूवमेंट, उसके विचारधारा, उसके विचारों को ऐसा प्रफुल्लित किया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दी, अपने त्याग भावना पूरे देश में फैला दिया, पूरे देश में। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग, और वही जैसे आरपीआई 5-6 धड़ों में बंद हो गई, बिखर गई और टोटे टोटे हो गए। इसका भी यही, हालांकि मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए थी जी। कोई ज़माना ऐसा था, सारी पार्टियां चाहती थी कि इसके साथ समझौता किया जाए, ये अपनी मर्जी होती थी। खैर वो तो अपने अपने हालात पर डिपेंड करते हैं ना जी। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब उनको पूछता नहीं है जी। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि जो बाबा साहब के विचार हैं जी, इनकलाबी क्रांतिकारी, उस भावना को आगे ले जाना चाहिए।
अगर उसमें स्वार्थ आ जाए, हमारा अपना सोचना शुरू कर दें कि इस पार्टी के साथ मेरा फ़ायदा होगा या उस पार्टी के साथ होगा। जी हमारी कमज़ोरियां जो हैं, लोग जो शातिर लोग चालाक होते हैं, वो उनकी दूसरे अपोजिट पार्टी के कमज़ोरियां हाथ में रखते हैं, जी उसको ब्लैकमेल करते हैं जी और उसको डर रहता है लीडर को कि जी अगर मैंने इसके खिलाफ कोई चलने की कोशिश की तो ये मेरा बंडा फोड़ देगा या मुझे मेरे लिए कोई मुश्किल क्रिएट कर देगा। जी, जी। ये सारी पार्टियों में होता है। हाँ जी। किसी पार्टी मैं में ये इसके कुशलेख साहब आपसे पूछ रहा था क्योंकि ये सब आपकी हयात में आपकी आंखों के सामने से ये पूरा सफ़र जो है, और 1948 से लेकर के आप इस समाज से मिशन से जुड़े हुए हैं, तो ये एक जो बहुजन मूवमेंट जो कांशीराम जी के द्वारा जो अगर हम पंजाब के रेफरेंस में बात करते हैं तो रिपब्लिकन मूवमेंट जो है उसका बारे में आपने बता दिया। तो जो बहुजन मूवमेंट है वो पंजाब में बहुजन मूवमेंट के तहत, इस विचारधारा के तहत भी जो पॉलिटिकल जो रिजल्ट जो मिलने चाहिए थे, कांशीराम जी ने भी उनकी ये जन्मस्थली है, जन्म स्थान, फिर भी वो क्या कारण, हम वो एक कारण जो है वो जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप एक राइटर हैं, विश्लेषक हैं, कि पंजाब में राजनीतिक बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। बस यही मैंने मोटा इसका थोड़ा जी इसका इशारे के तौर पर ये मैंने जिक्र किया है कि जब ये पार्टी, जब ये ताकत या सत्ता की ताकत हाथ में आ जाती है तो आदमी के वेस्टेड इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो आदमी को सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल में जो लीडरशिप में और लीडर के विश्वास बनाने में जो उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो उसमें गुण होने चाहिए, वो उसमें सबसे पहली बात है कि कमिटमेंट, जी, दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, तीसरी चीज़ है कंट्रीब्यूशन। जी कमिटमेंट उसकी होनी चाहिए विचारों के साथ, जी विचारधारा के साथ। जी बाबा साहब लेके उठे, उनको इतना प्रलोभन, इतना डर, इतना उनके लड़ाई के दौरान उनको फेस करना पड़ा, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। जी उनके दिमाग में कमिटमेंट थी कि जो जगह जगह उन्होंने स्पीच दी, पार्लियामेंट हाउस में भी, दूसरी जगह, अगर मेरा आने का पॉलिटिक्स में कोई ध्येय था, कोई उद्देश्य था, तो यही कि ये जो डाउन ट्रॉडन है, ये हमारे भाई जो हैं सदियों से इतना जुल्म सह रहे हैं, उनकी लाइफ में बेहतरी, उनका बदलाव किया जाए। जी तो ये कमिटमेंट थी। जी उसके बाद कंसिस्टेंसी हुई। जी कंसिस्टेंसी का मतलब है एक सारता, जी वो आयाराम गहराम नहीं बने। जी तो जिधर से कोई ज़्यादा प्रलोभन मिला, अगर उनके दिल में जो बात थी, उन्होंने इतना बड़ा मंत्री पद होता है, लॉ मिनिस्ट्री, जी आजकल तो मरते मरते नहीं छोड़ते कुर्सी। उन्होंने जब देखा कि नेहरू ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, जी। हिंदू कोड पे, उन्होंने लात मार दी। जी 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 उनके 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 सामने कोई मंत्री पद या मिनिस्ट्री को कोई लालच वगैरह जी, कुछ जी। नहीं था। उनका विचारधारा थी। जी, और जी, उसके जी। बाद कंट्रीब्यूशन, जी उनका कंट्रीब्यूशन किया है इन दी जी। पॉजिटिव लाइन। तो जी, जी। मेरे हिसाब से ये जो अगर इन हाँ जी। टेस्ट पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने, अगर इनमें नहीं पूरा उतरता तो वो लीडर नहीं बन सकता। आज कल या परसों उसका पर्दाफाश हो जाएगा। पंजाब के, मैं भी सुलेख साहब, मैं भी देश भर में घूमता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग जो हैं ये सवाल करते हैं कि पंजाब शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में रैंकिंग में नंबर 1 पे है, बिल्कुल। और पंजाब में से ही कट करके 2 राज्य जो हरियाणा और हिमाचल बने वो भी 2nd और 3rd पे है। मतलब कि आज का पंजाबी और अनडिवाइडेड पंजाबी एससी पॉपुलेशन के लिहाज से जो है वो रैंकिंग सबसे ऊपर आती है इसकी। और वो ये पूछते हैं कि पंजाब में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की, और फिर भी वहाँ पे राजनीतिक बदलाव क्यों नहीं आ रहा है।
पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से बाबा साहब ने जोर लगाया, फिर आरपीआई के माध्यम से वो काम हुआ उनके जाने के बाद में, फिर बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से भी हुआ। तो मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि पंजाब ऐसी क्या बात है यहाँ के कोई कार्यकर्ताओं में, यहाँ के कोई लीडर्स में, या यहाँ के आम लोगों के अंदर कहीं कोई कहाँ आप कोई नुक्स, वो कमी कहाँ देख रहे हैं? देखिए ये दोनों, क्योंकि काशीराम जी कमिटमेंट के लिहाज से, अपने समर्पण के लिहाज से या उतरते हैं, हाँ जी, उस लिहाज से तो कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने अपनी कोई तरफ से, कमी नहीं छोड़ी, कोई बात नहीं है। हाँ जी। भूखे हैं तो भूखे रहे, हाँ जी, कोई हाँ जी। परवाह नहीं। साइकिल कोई और चीज नहीं हाँ जी, मिली, हाँ जी, हाँ जी। साइकिलों पर चल पड़े। हाँ जी जी जी। यहाँ कोई बिस्तरा नहीं मिला तो जमीन बिल्कुल, पर पड़े। जी, जी। ये त्याग भावना है। हाँ जी, नौकरी छोड़ी, परिवार छोड़ा, ये अपनी शादी नहीं की, और commitment पूरा है, जीवन अपना शादी समाज में नहीं की। लगाया। हाँ जी ये बिल्कुल। हाँ जी। अब उसके बाद जी अब मैं इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ किसी के बारे में, जी क्योंकि मैं तो बिल्कुल डिटैच हो गया हूँ, तो मैं दूर से देखता हूँ। जी हमारा एज ए बर्ड्स व्यू, तो हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पंजाब में जो सबसे डोमिनेंट कम्युनिटीज़ हैं वो आधर्मी या रविदासिया हैं, दूसरी तरफ वाल्मीकि है। हाँ जी तो ये ऐसा हमारे ज़माने में, अब मैं आपको बताऊं, आधर्म मूवमेंट के ज़माने में भी ये जो अपने वाल्मीकि कम्युनिटी थी, हाँ जी। वो 100% इसका बहुत साथ बड़े देती लेवल थी। पे बाबा साहब के साथ उसके जुड़ी हुई बाद थी। फेडरेशन का जो काम था, जी। हमारे अपने साथ बड़े बड़े अच्छे अच्छे विचारक और काम करने वाले मेहनती जी लोग, जो वर्कर थे, लीडर थे, वो जी। हमारे साथ थे। लेकिन उसके बाद वो मैंने थोड़ा सा अपनी बायोग्राफी में भी जी जिक्र जी किया है अभी उस कि- विषय में भी बात करेंगे। हाँ, जी हाँ जी कि वो उन दिनों में ये कैसे इनके अलहदा होने की बातें जी। होगी, और इतना अलहदा हुए कि अब जुड़ने का, साथ देने का कोई बहुत ही मुश्किल खाई इतनी पड़ गई है, वो विश्वास नहीं रहा। ये सबसे ज़्यादा जो चालाक लीडर हैं, मैं कहना नहीं चाहता किसी के बारे में, वो किसी नाम भी हैं, मैंने जिक्र भी किया है, वो ऐसे ऐसे उन्होंने लोगों में भावनाएं ऐसी उत्तेजित की कि ये तो जितने भी काम हैं, जितने भी आपके अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो सारे के सारे सहूलतें ये आधर्मी कम्युनिटी उठा ले रही है। जी। तुम क्यों ये 2-3 लीडर ऐसे हुए सिर्फ अपने लिए, जी। भी अपनी जगह बनाने के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, जी 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 उन्होंने ऐसा लोगों को दूर किया कि उसका 50-50 हो गया विभाजन। उसके बाद हाई कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चले गए, और इतना बढ़ गया कि नज़दीक आने की बात नहीं रही। मेरा मतलब ये है कि बाबा साहब जो भी फाइट की, जी। उन्होंने 7 करोड़ को ध्यान में रखते हुए लड़ाई की, और उसी की वजह से वो पास हो गए, वो मतलब कामयाब हो गए। तो जब उन्होंने वो महार या चमार या भंगी या खटीक या चंडाल मदिगा ये वो उनके लिहाज से किसी के एक कम्युनिटी के लिए नहीं लड़े, या जो उनमें उनकी बाद में ताकत पैदा हुई वो इस वजह से नहीं हुई कि वो महार के लीडर थे। हाँ जी हाँ जी वो उनकी वजह से अंग्रेज़ के साथ अगर मन में भी आया, गांधी के मन में भी आया, और कांग्रेस को भी समझ आ गई कि ये इतना 7 करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी तो ये अब ये ट्रेजेडी ये है कि हम हमारे जितने भी हैं अपने अपने अलग-अलग डफली बजा रहे हैं, उसमें ताकत क्या आएगी? जी 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 तो ये जो है ना अलग-अलग लीडर, ये इनकी सेल्फिशनेस है, त्याग भावना नहीं है। जी। और क्या कहा जाए इनको, ये तो ज़्यादा पता। पाठकों को बता दें कि केसी सुलेख साहब की ये किताब जो है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मेरा जीवन सफ़र अंबेडकर मिशन की राह पर, क्योंकि ये पौने घंटे में सारी बात को कवर करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, मैं तो बोलता हूँ नहीं हो पाएगा ये।
तो पाठक ये किताब जो है ये पंजाबी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में ये अवेलेबल है। ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। और अभी किताब की बात निकली है तो और इसके अलावा जो भी और भी साहित्य सिर्जना जो है सुलेख साहब की, तो अभी तक सुलेख साहब आपकी कितनी किताबें टोटल अभी तक पब्लिश हो चुकी हैं? उसके बारे में मैंने लिस्ट भी दी है। जी। मेरा ख्याल मैं कोई 17 के करीब लिख बैठा हूँ, किताबें छपी हैं। 17। शोरी बेनकाब ख़ास तौर पर एक किसी आदमी ने बाबा साहब के ख़िलाफ़ कुछ अपशब्द लिख दिए थे। अरुण शौरी ने? अरुण शौरी ने तो बहुत ज़्यादा, उसको जी। मैंने जवाब लिखा, खैर है तो पंजाबी में था। जी जी जी। उसका भी मैंने रजिस्ट्री करके उसको भेजा है। और उसके बाद फिर मैं एक आधर्म मूवमेंट के बारे में भी गलतफहमी फैलाई गई 2-4 पॉइंट्स पर, जी। उसका भी मैंने जवाब दिया। आधर्म, मंगूराम और डॉक्टर अंबेडकर, सच क्या। जी जी जी। तो उसमें भी मैंने ये रोशनी डाली है कि ये लोग जो है ना, किसी अपने हीरो को ज़्यादा बहाने के लिए बाबा साहब के बारे में ऐसा गलत प्रचार करते हैं, तो उसका मैंने जवाब दिया था। सुलेख साहब, फिर एक सिखों के बारे में, हाँ जी, मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि हाँ। अभी हम लोगों ने जो भी किताबें अभी पंजाब के लेखकों जी की जो किताबें हैं, जिनमें एस.एल. विरदी जी हैं, लाहौरी राम बाली जी हैं, गुरनाम सिंह मुक्तसर जी हैं, उनकी किताबों में हमने ये बात पढ़ते आए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बीच में सिख बनना भी चाह रहे थे, ऐसी उनकी इच्छा थी, लेकिन वो बन नहीं पाए। तो अभी जलंधर से लेखक हैं सरदार मल सिंह जी, उन्होंने भी एक नहीं 2 किताबें अभी इस विषय पे आ गई हैं कि, और उस किताब का जो टाइटल है डॉक्टर अम्बेडकर से क्यों ना बन सके, दोषी कौन। तो 2 किताबें वो आ चुकी हैं। और अभी सुलेख साहब ने बताया कि ये मल सिंह की जैसे ये 2 किताबें आई हैं, इससे पहले भी गुरतेज सिंह IAS जी जो हैं वो एक आर्टिकल जो है लिख चुके हैं दलित वॉइस में ना, VT राजशेखर जी के द्वारा जो पेपर चलाया जाता था दलित वॉइस जो है, तो ये 16 से 31 दिसंबर 2002 का अंक जो है उसकी फोटोकॉपी हमारे पास में है। तो इसमें भी IAS गुरतेज सिंह जी का ये जो आर्टिकल है ये छप चुका है। अभी क्योंकि ये वाली जो किताब है ये तो 2016 या 17 में छप के आई, बट ये 2002 से इस विषय पे चर्चा हो रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिख धर्म को अपनाने के विषय पे। तो ये एक विषय काफी गर्मा गया है आज, इस विषय पे काफी बड़ी चर्चा आज समाज में हो रही है। ये किताबें मल सिंह जी के आने के बाद हम भी यही समझ रहे थे कि बाबा साहब, हो सकता है बाबा साहब उस समय ऐसा उन्होंने सोचा हो, ऐसा उनका कोई इरादा हो, लेकिन आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? ज्ञानशील जी, ये बड़े अनफॉर्चुनेट बात है कि लोग जितना भी बाबा साहब की लाइफ हिस्ट्री है, उनके विचारधारा है, उनको डिस्टॉर्ट करने की होड़ लग गई है। तो इस बारे में ये वाकई बड़ा इस पर थोड़ा सा गौर करने की बात है कि बाबा साहब के लाइफ के बारे में ऐसी ऐसी बातें जोड़ दी गई हैं। पहले RSS वालों ने भी बहुत ज़्यादा ऐसी अफवाहें उनके हेड गवार के बारे में मिलने जुलने की बातें कही हैं। अपनी अपनी तरफ से बाबा साहब इतने क्लियर कट और बड़े प्रिसाइज और बहुत ज़्यादा साफ गो थे कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि कोई उनको, उनके कथनों को या उनकी स्टेटमेंट्स को या उनके विचारों में कोई डिस्टॉर्ट कर सके या उसको मिस इंटरप्रेट कर सके। उनकी किताबें इसके बारे में बहुत ज़्यादा है। ये भी मेरे नोटिस में आई है जब एक हमारे दोस्त
ने वहाँ दिल्ली में पिछले साल 2 साल हो गए, पिछले साल ये किताब दिखाई थी और उसके बारे में क्लेम किया था कि बाबा साहब तो सिख बनना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन सके। उसके बारे में उसने लंबी चौड़ी डिटेल इधर उधर की इकट्ठी करके एक बड़ी किताब लोगों को भरमाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बारे में जितना फैक्ट्स और रियलिटी को जानने की ज़रूरत है उसके बारे में मैं कहूँगा कि हमें बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो एक दफ़ा ऐसे ही इनके सिख स्कॉलर माने हुए गुरतेज सिंह ने एक बीटी राजशेखर के संपादित एक इंटरनेशनल रिप्यूट का दलित वॉइस में एक लेख छपवाया जिसमें ये था कि डॉक्टर अंबेडकर तो सिख धर्म अपनाने के लिए तैयार थे लेकिन गांधी ने लात मार दी, सबोटाज कर दिया। तो ये देखकर मैं भी बड़े हैरान था कि हमारा इतनी देर से बाबा साहब के साथ संपर्क रहा, उनके विचार सुने, उनकी मूवमेंट देखी, उनका संघर्ष देखा और ये बातें ऐसी जो लिख दी हैं इसने, इसका तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने भी उसका जवाबी तौर पर एक लेख मैंने लिख दिया। दर्शकों, ये 16 से 31 दिसंबर 2002 का दलित वॉइस का वो अंक है, उसकी फ़ोटो कॉपी है जिसकी सुलेख साहब बात कर रहे हैं जी। तो उसके फ़ौरन बाद मैंने उसी पेपर में अपना एक लेख छपा दिया। ये सारी की सारी सैबोटाज बाय गांधी इज़ ए फॉल्स स्टोरी, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो उनके अंडर इन्फ्लुएंस आके गांधी के ख़ास तौर पर ये अपना इतना बड़ा संकल्प जो लिया उन्होंने सिख धर्म अपनाने का, सिर्फ एक आदमी के कहने से वो अपना इरादा बदल देंगे। वो बाबा साहब के बारे में तो दुनिया जानती है कि जो निर्णय जो भी उन्होंने एक दफ़ा डिटर्मिनेशन कर लिया और जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एकमात्र ध्येय बना लिया कि शेड्यूल कास्ट जो भी हैं कमज़ोर तबके, उनके लिए वो सारी उम्र लड़ते रहे, तो उनके मन में ऐसी बात कैसे आ गई कि ये लोग ऐसा कहने की शुरू कर दें। तो खैर वो जो किताब, वो जो मेरा आर्टिकल था उसमें पूरा पॉइंट बाय पॉइंट मैंने उसका जवाब दिया, जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया, लाइक किया, मुझे फ़ोन भी आए, लोगों ने कई चिट्ठियाँ भी लिखी और मेरे दोस्तों ने कहा कि इसको इस इशू को ऐसे नहीं जान देना चाहिए, इसके बारे में अलहदा पम्फलेट होना चाहिए। तो मैंने वो जालंधर से ये एक अलहदा पम्फलेट, वाई अम्बेडकर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म एंड नॉट सिखिज़्म, तो उस पर मैंने डिटेल्ड उसका जवाब दिया। तो वो काफ़ी छप गई है और उसके बारे में जो दलीलें दी हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा साहब इतने भावुक नहीं थे, ये इतने कमज़ोर दिल के नहीं थे कि एक दफ़ा उन्होंने कोई इरादा धार लिया और उसको किसी के कहने से उसको बदल दिया। ये एक बहुत ही भ्रांति फैलाने की बात थी। तो उस बारे में जो गांधी के बारे में जो उनके विचार थे वो तो सारी दुनिया को पता है कि कैसे उनकी झड़प और गोलमेज कॉन्फ्रेंसों के दौरान हुई, बहस मुबासे में हुई। उसके बाद उन्होंने जो पूना पैक्ट के वक्त मरण व्रत रखा था कम्युनल अवार्ड देने के बाद, उसके बारे में जो बाबा साहब के गांधी के बारे में विचार थे कि वो एक ऐसा
कहने के लिए महात्मा है, लेकिन उसके बगल में छुरी और मुंह में राम राम की कहानी है। तो ऐसे बाबा साहब के बारे में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो उस गांधी के कहने पर ये इतना बड़ा फैसला ज़िंदगी भर लिया था उन्होंने। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात जो डिटेल है इसकी, तो उसके बारे में बाबा साहब के विचार ज़रूर बन गए थे। 1935 की जो येवला कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं हिंदू धर्म में रहते हुए जन्म मेरा ज़रूर हुआ है, जो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहते हुए मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। ऐसा उन्होंने ऐलान जब किया तो उसके बारे में उसके बाद जितने भी धर्म वाले थे, ईसाई, सिख, मुसलमान, वो सारे के सारे बाबा साहब के साथ संपर्क करने के लिए उन्होंने कोशिश की और अपने अपने धर्म में उनको खींचने के लिए कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया। उनको प्रलोभन दिए गए, यहाँ तक कि निज़ाम हैदराबाद जो था उसने कहा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर आप इस्लाम धारण कर लें तो ये जो आपका कल्पना है ये कॉलेज बनाने की, मैं कॉलेज बना दूंगा और उसके जितना खर्च आएगा मैं दूंगा, और उसके बाद करोड़ों रुपए काशी कैश देने के लिए उन्होंने पेशकश की। इसी तरह देने के लिए बेज़मीने ऐसे लोगों को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ायदा दे सकता हूँ किया। उसके बाद ही साथ क्रिश्चियंस ने, वो इटली से रोम से आए थे, उन्होंने भी बहुत अपना किया, जोर लगाया। और इसके साथ ही साथ महाराजा पटियाले के बारे में भी आम लोगों को पता है कि उन्होंने पेशकश की कि अगर सिख बन जाओगे तो मैं अपनी रियासत का आपको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, यहाँ तक कि आपका जो मैरिज है वो भी शाही ख़ानदान में हो जाएगी। ये है, ऐसी बातें बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन बिल्कुल उन पर कोई इनका बातों का असर नहीं हुआ, लेकिन वो खामोश रहे। और उसके बाद 1936 में हिंदुओं ने जब महसूस किया, इनकी उस वक्त जो फील्ड में बहुत ज़्यादा अटमोस्ट एक्टिविस्ट पार्टी थी वो आर्य समाज की थी। आर्य समाज के सामने ये एक मसला था कि लोग धड़ाधड़ ये कमज़ोर तबकों के लोग, ये जितने भी हैं, ये मुसलमान और ईसाई बन रहे हैं, और उसके ख़िलाफ़ स्वामी दयानंद ने ये एक आर्य समाज चला के कोशिश उसकी ये थी कि इसको रोका जाए, हिंदू धर्म ख़त्म हो जाएगा। और उसी सिलसिले में बाबा साहब को इन्होंने अप्रोच किया और लाहौर में 1936 में एक बड़ी जात पात तोड़क मंडल, उसके सरबराह थे संतराम बीए और दूसरे भी आर्य समाजी लीडर। उन्होंने इनको आगे करके तो बाबा साहब से अप्रोच किया कि हम एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं लाहौर में, आप उसका प्रिजाइड करें। प्रिजाइड करने के वक्त उन्होंने सबसे पहले जो अपना प्रेसिडेंशियल एड्रेस वहाँ जो पढ़ना था वो उन्होंने ड्राफ्ट किया और उसकी कॉपी इन्होंने आर्य समाजियों ने वो हासिल की थी। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी वो बाबा साहब ने लिखा था कि ये मेरी हिंदू सभा में शमूलियत आखिरी होगी, ये मेरा आखिरी मौका होगा कि मैं किसी हिंदू सभा का उसमें शामिल होके बात कर रहा हूँ। मैं आइंदा आगे के लिए तो उसके बाद दूसरा इन्होंने ऑब्जेक्शन आर्य समाजियों ने ये किया कि ये जो आपने वेदों के मुतालिक लिखा है कि ये अभ्रांत नहीं है, इनफॉलिबल नहीं है, सेक्रेड नहीं है, प्लीज़ इसको निकाल दो। तो ये जो जब बाबा साहब ने इसके बारे में लिखा है
कि ये कोई इनफॉलिबल उसको अंग्रेजी में कहते हैं, अभ्रांत, जिसमें गलती ना हो। इनकी आर्य समाजियों और सनातन धर्मियों की ये धारणा रही है कि वेद जो थे वो ईश्वर के मुंह से निकले हुए वाक थे, इनमें कोई गलती नहीं हो सकती, ये गलती से ऊपर हैं। तो ये बाबा साहब ने इसके बारे में लिखा था कि ये जो वेदास के बारे में आपकी ये धारणा है, ये ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि ये गलती नहीं इसमें है, ये बिल्कुल गलत है, गलती है इसमें। तो उसके बारे में भी उन्होंने जब कहा कि इसको निकाल दो अपने एड्रेस से, तो बाबा साहब ने कहा जो मैंने एड्रेस लिखा है पढ़ने के लिए उसमें एक कॉमा भी पीछे नहीं हो सकता। तो ऐसी ऐसी स्थिति में ये हिंदुओं की एक बहुत एक जिसको कहते हैं कि बेपनाह कोशिश थी कि बाबा साहब को किसी इसको हिंदू धर्म छोड़ने से रोका जाए। तो इसके बाद जब सारे उन्होंने कहा कि मैं अभी बिल्कुल एकदम तैयार नहीं, 1935-36 में मैं इसका अध्ययन करूंगा, सारे जितने भी धर्म हैं उनका पूरी गहराई से स्टडी करूंगा, देखूंगा कि हमारे समाज के, हमारी कम्युनिटी के, हमारे वर्ग के क्या कौन सा धर्म फिट हो सकता है। उस वक्त उनके दिमाग में कोई बुद्ध धर्म अख्तियार करने की कोई बात नहीं थी। और उसके फिर देखिए कि 56 तक, 1935 से 56 तक उन्होंने इस दौरान कोई नहीं किया। 56 में जाके उन्होंने 21 साल के बाद अध्ययन के बाद उन्होंने ये बुद्ध धर्म अख्तियार करने का ये किया। मैंने वैसे उनकी एक दो जितने भी मीटिंगें हुई, जितने पब्लिक एड्रेस हुए, उसमें जितना भी देखा कि वो कभी बुद्ध धर्म के बारे में बोलते नहीं थे। तो दूसरी बात ये जो है, तो उसके बारे में मैंने जो जवाब लिखा कि वो ICS कपूर सिंह ICS ऑफिसर, बड़ा उस ज़माने में बहुत ICS की डिग्री हुआ करती थी। उसने एक बड़ा वो विद्वान स्कॉलर उसको कहना चाहिए, उसने एक किताब लिखी थी साची साखी। उसमें इसका जिक्र किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने बुला के तैयार कर लिया था, लेकिन इन्होंने को पैसों की वजह से को और दूसरे कॉलेज की वजह से वो उनके वादा पूरा नहीं कर सके। तो एक तो ये बात थी। दूसरा ये था कि कपूर सिंह ने साफ लिखा है कि मास्टर तारा सिंह हॉट हेडेड एक लीडर था इनका सिखों का, और उसके साथी जितने दूसरे ग्रुप के थे, उन्होंने जब देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर सिख बन गया तो ये तो हम सबको रिप्लेस कर देगा, इतना बड़ा पढ़ा लिखा है, और इसके साथ 6 करोड़ आदमी अगर एकदम सिख बन जाएंगे तो हमारी क्या बकौत रहेगी। और उन्होंने यहाँ तक एक मैं यानी उसी के लफ्ज़ दोहराना चाहता हूँ कि जो जितने धार्मिक स्थल हैं वो हमने महंतों से, अंग्रेज़ों से लड़ के अकाली दल ने कब्ज़ा किया, SGPC बनी है। उसके बाद अगर ये डॉक्टर अम्बेडकर आ गया, इतना पढ़ा लिखा है दुनिया भर का, तो ये तो इसका कब्ज़ा हो जाएगा। हम ये जो इतनी कुर्बानियों के बाद इतने हम ये धर्म स्थान लिए हैं, तो हम ये इस पर चूड़े चमार आ जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने मतलब ये बातें इसके बारे में अपने विचार किए। तो ये तो अंदरूनी बातें हैं, लेकिन बाबा साहब ने वो इनके बारे में कोई नहीं है। उसके बाद लोथियन कमेटी भी आती है 1932 में, उसमें आदर मूवमेंट का भी
ये जो मंडल का, इन्होंने भी एक डेपुटेशन ले जाके वो लॉर्ड लोथियन जो था उसके सामने पेश किया कि यहाँ जो है, और डॉक्टर साहब को इन्होंने पूरी तरह ब्रीफ किया कि ये जो सिख लोग हैं ये गुरुद्वारों में एक ही समानता है, इक्वालिटी का जो प्रचार करते हैं ये सिर्फ गुरुद्वारों तक सीमित है, लेकिन बाहर जो आके और उनका जो वतीरा है, उनका सलूक है जो कम्युनिटीज़ के मुतल्लिक़, वो सारे के सारा जात पाती हैं, छूत छात इनसे भी ज़्यादा मानते हैं ये जाट लोग और ये वो। ऐसा है, इन्होंने बिल्कुल बाबा साहब को कन्विंस कर दिया। और बाबा साहब के दिल में जो भावना उठी थी सिखों के बारे में, सिख धर्म के बारे में, वो इस बात पर थी कि गुरु नानक देव जो थे उसके संस्थापक सिख धर्म के, और इसके बानी जो थे बुनियाद रखने वाले, उनके जो रियली वो एक संत दरवेश थे, उनके बारे में ये समानता और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक मानवता के धारणा बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव आया। और उसके बाद उन्होंने देखा और कुछ फिलोसफर या लोग जो थे उन्होंने भी एडवाइस किया, अगर आपने बिल्कुल धर्म छोड़ना ही है हिंदू और उसके बाद कोई धर्म अपनाना है तो सिख धर्म जो है वो नियरेस्ट है, क्योंकि वो मानवता मानता है, वो जात पात का में बिलीव नहीं करता। सिर्फ इसी बात पर बाबा साहब ने थोड़ा सा उनके मन में एहसास पैदा हो गया कि बाकी जो गुरु नानक की जितनी फ़िलासफ़ी थी, जितनी उनकी प्रवचन थे, उनको स्टडी करने के बाद उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया। और इसके बारे में आगे जाने के लिए 1936 में इन्होंने सिखों ने एक मिशनरी कॉन्फ्रेंस करके एक बहुत बड़ा सर्व हिंद सिख मिशन, हाँ, सर्व हिंद सिख मिशनरी, उसका एक आयोजन करके एक बहुत बड़ा जुलूस भी निकाला। उसको स्पेशली बाबा साहब को बुलाया और उनको दिखाया कि हमारे में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, हम आपको ये है वो है, इतना सामान देते हैं। तो उन्होंने अपना ग्रुप भेज के स्टडी करने की भी कोशिश की, तो लेकिन जब उनको दिल में आ गया, एक तो वहाँ एक फ्रॉड खेला है इन्होंने उस कॉलेज की कंस्ट्रक्शन में, और दूसरा ये जो ये बातें जो हैं इनकी अंदरूनी बातें आपस में की गई कि इतने ये इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं, जाति भेद इनमें कूट कर भराया। तो जब ये वो इनके बारे में वो हो गया तो फिर उनका दिल पीछे आ गया। तो वो जो जिसकी तलाश थी वो बिल्कुल उनको इनमें कोई नज़र नहीं आई। प्रैक्टिकली जो इनका वतीरा था शेड्यूल कास्ट के लोगों का, और हमने भी उनको जो बाद में बताया और उन्होंने सिखों के बारे में कुछ बातें कही कि जब हमने 1948 की बात में कह रहा था ना, जब हमने सबसे पहले ये बताया कि हमारा जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो सारे खेतों के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये इनकी ज़मीनें कोई नहीं हैं, ज़मीनें सिखों की हैं। जब उनका जी चाहे तो ये बेइज्जती करते हैं, बहू बेटियों की इज्जत नहीं रहने देते, और इनको अगर थोड़ा सा पैसे मांगते हैं तो इनका सर फोड़ देते हैं। तो सोशल बाइकआउट सबसे ज़्यादा जो इनके हाथ में हथियार था कि इनका आना जाना बंद कर देते हैं, टट्टी पेशाब जाने के लिए बंद कर देते हैं, चारा खोदने के लिए बंद कर देते हैं। तो जब ये रियलिटी उनके पास आई तो उनका बिल्कुल उचाट हो गया। ये धर्म की बातें के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में जब उनको ज्ञान हुआ, जब उनको बाबा साहब के दिल में ऐसी बातों का, क्योंकि वो
एक रियलिस्ट थे। वो एक किसी किस्म के भावुक आदमी नहीं थे। उनको 21 साल में करने के बाद फिर उन्होंने इधर देखा और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने किताबों में मैंने जिक्र किया है उनकी वॉल्यूम, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि वॉल्यूम 3 है गालबन, उसमें साफ लिखा है कि मैं अगर सिख धर्म के बारे में कुछ सॉफ्ट व्यू मेरे में पैदा हो गए हैं तो वो गुरु नानक की फ़िलासफ़ी और उनकी मानवता आधारित जो विचारधारा है उसके से प्रभावित हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ उसका रीज़न ये है कि गुरु नानक ने लाइक बुद्धा उन्होंने वेदों की अथॉरिटी को डिस्कार्ड कर दिया है, उनको चैलेंज कर दिया है। ये बातें ख़ास तौर पर बाबा साहब के दिल में थी कि अगर बाबा साहब के सिखों के धर्म के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट व्यू बना तो सिर्फ गुरु नानक के फ़िलासफ़ी की वजह से। लेकिन अब हम देखते हैं और बाद में भी देखा जैसे कि बाबा साहब के सामने भी बातें आई हैं तो वो सारे के सारे उनका पीछे है। ये जो आजकल प्रचार है तो इस बारे में गांधी के बारे में और दूसरे हिंदू लीडरों के बारे में और सिखों के एक्चुअल जो दिल में भावना है उसके बारे में जब उनको पूरी तरह ज्ञान हो गया उसके बाद दूसरी बात है कि जहाँ तक बुद्धिज़्म का ख्याल है वो तो उनके दिल में उसी वक्त से शुरू हो गया था। इनके मन में तलाश उसी वक्त से शुरू हो गई थी कि ये जो इतना ये जो जाति पाति का हिंदू धर्म है उसके बदले में कौन सा धर्म ऐसा होना चाहिए। तो जाते जाते जब उनका देखा तो 10वीं क्लास में जब वो पास हुए तो एक बड़ा अच्छा जलसा हुआ। वहाँ क्लोस्कर एक ब्राह्मण टीचर थे, वो भी उनके भी व्यूज़ इसी किस्म के कहते थे। उन्होंने एक किताब दी बाबा साहब को पढ़ने के लिए, उसमें था कि बुद्धा एंड हिज लाइफ, कुछ ऐसा था, बुद्धा एंड हिज क्या है, तो वो किताब पढ़ने के लिए दी। तो जब बाबा साहब ने उसको स्टडी किया तो उनके दिल में ये घर कर गई। अगर कोई मेरे हिंदू धर्म छोड़ने के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा मेरे दिल के नज़दीक कोई धर्म बैठता है तो वो बुद्धिज़्म है। उसके बारे में फिर उन्होंने स्टडी किया, उसके बारे में फिर किताबें लिखी। तो बहुत ज़्यादा इतनी लंबी चौड़ी जीवन के बाद, कश्मकश के बाद, जद्दोजहद के बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। तो मैं सबसे पहली बात उसको मैंने बोला, जो लेखक था वो सिखिज़्म के बारे में, मैंने कहा अगर बाकी बातें छोड़िए, ये मुंजे ने क्या कहा, वहाँ कोटाकुटी जो कोटाकोटी वो जो धर्म शंकराचार्य उन्होंने एडवाइस क्या किया, उन्होंने फलाने को क्या कहा, गांधी ने क्या कहा, इसको छोड़िए। तो वो सिख बने क्यों नहीं, सिख बने क्यों नहीं, इसका जवाब तुम क्या दे सकते हो। अगर तुम सारी स्टोरी को नहीं समझ सके तो तुम्हारे दिमाग में ये कितना समझ हो सकती है कि वो इन सारी बातों को छोड़ छाड़ के सिखों को भी स्टडी करके उनके नज़दीक भी जाके उनमें विश्वास भी ये भी करने के बाद वो सिख बने क्यों नहीं। इसका जवाब सारी बातों का ये है। एक यहाँ एक दर्शन सिंह प्रोफेसर था, वो बहुत स्कॉलर था, उनका भी ये भाषण एक लेख राज परवाना उसकी किताब को रिलीज़ करते वक्त उन्होंने भी यही बात वहाँ उठा के की। उसके मुंह पर बोला कि फिर आप इतना कहते हैं कि बाबा साहब बनने के लिए तैयार थे,
वो उनका सिख धर्म में बारे में व्यू बहुत अच्छा था, ये था वो था, वो बने क्यों नहीं है? उसका जवाब कोई नहीं था उसके पास। तो ऐसी बातें हैं। अभी आपने सुलेख साहब एक बात बीच में कही कि मुंबई में गुरु नानक खालसा कॉलेज बनाया गया और उसमें बाबा साहब, उसको बनाने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन वहाँ जैसे एक वर्ड यूज़ किया, कुछ फ्रॉड हुआ वहाँ। ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या बात क्या है वहाँ पे? ये सारी की सारी बातें हैं जो कपूर सिंह ने कुछ लिखी हैं, वो इधर उधर में बातें आई हैं और उसने हवाले भी दिए हैं जिनके मुंह से उसने बातें सुनी हैं। वो उस दिनों में ये जब चल रही थी कि बाबा साहब को सिख धर्म में लाया जाए, तो उस वक्त वो नेचुरली वो ज़्यादा एजुकेशन माइंडेड थे कि हमारे कम्युनिटी में भी ये एजुकेशन का फैलाव हो। तो उसके बारे में वो वहाँ कॉलेज स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था, उनके पास इतने फंड्स नहीं थे। तो उन्होंने जब हमारी एक दूसरे से दिल मिल जाते हों, एक सॉफ्ट व्यू बन जाता हो, दोस्ताना संबंध बन जाते हों, तो इन्होंने भी उनकी डिफ़िकल्टी को आप ऑफर कर किया कि हम इसमें मदद करेंगे जितनी भी हो सकती है। और उन्होंने इसी तरह अपने फंड से ये लाहौर से या अमृतसर से ये फंड उसको एक दो आदमियों के, मुझे नाम भूल गया मैं, उनको दिए, यहाँ से इशू हो गए ये उसको देने के लिए भी जाके डॉक्टर अम्बेडकर को ये पैसे 25,000 पता नहीं 35,000 के करीब था कोई अमाउंट, वो उनको दे जाओ, उनको ज़रूरत है कॉलेज के। अच्छा, बाकी आगे लिखते हैं कि वो तो डॉक्टर अम्बेडकर के पास ना वो पैसे पहुँचे और ना उन लोगों ने जिनके पास पैसे दिए थे उन्होंने वापस जमा कराए। तो ये बीच में घोटाले का थोड़ा सा इंडिकेट करके उन्होंने कहा कि हो सकता है वे बाबा साहब इस बात से नाराज़ हो गए हों कि उनको पैसे क्यों नहीं दिए। ये बातें मैंने उसको भी ठुकराया कि ये बातें पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। अगर पैसे की ज़रूरत होती, कॉलेज बने बनाए उनको मिल सकते थे, तो ये 25,000-35,000 के करीब उनके लिए क्या मायने रखते थे। इससे ज़्यादा दोस्ताना वो ताल्लुकात बनाना चाहते थे इनके पास, और उसमें जब दोस्त आपस में बन जाएं, एक दूसरे के मददगार बन जाएं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भी अगर आपने को डोनेशन दे दिया जो कोई अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े धर्मात्मा जो हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट, वो जो पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं, उनको चाहत नहीं होती कि हमारा नाम हो जाए। ये ऐसे भी कई आदमी हैं। तो ये कोशिश की कपूर सिंह ICS ने कि इसके बारे में भी हो सकता है कि डॉक्टर अम्बेडकर इस बारे में नाराज़ हो गए हों। और दूसरी बात, उसने सारे का सारा नज़ला जो तारा सिंह ग्रुप इस पर डाल दिया। एक तो वो दिल से नहीं चाहते थे डॉक्टर अम्बेडकर सिख बन जाए, ये अगर आ गया तो हमारी क्या रहेगी। तो दूसरा ये कि पैसे जो वापस नहीं किए, अगर वहाँ उधर नहीं रेसिपिएंट जो है उसको पैसे नहीं मिलते, तो जहाँ वो इशू किए भेजे यहाँ, उसको वापस देने चाहिए। इस बात पर उसने ये भी कोशिश की कि हो सकता है डॉक्टर अम्बेडकर इस बात पर भी नाराज़ हो। लेकिन सारी बातों को ऑल सेड एंड डन, बात ये है कि बाबा साहब की जो तलाश थी, जो मानवता की थी, सिखों में भी अगर देखा जाए, देखना कि ये सामने की बात है, ये जात पात
अभी भी है इनके मन में। गुरुद्वारों की बात छोड़ो, गुरु रविदास की बात छोड़ो, तो ये इनकी वाणी में उसमें ज़रूर है। लेकिन ज्ञानी दित सिंह की मिसाल हमारे सामने है। उसको इतना बड़ा विद्वान था शास्त्रार्थ करने में, दयानंद के सामने उसको अंदर नहीं जाने देता। जब उसको गुरनाम सिंह मुक्तसर ने ये एक आर्टिकल और किताब में भी लिखा है कि वो अगर जो प्रसाद होता था अरदास के बाद गुरुद्वारों में, तो वो उसको जहाँ जोड़े रखे जाते थे वहाँ खड़े होकर उसको दिया जाता था। ये एक्चुअल रियलिटी है। इन लोगों को समझना चाहिए कि इस बात पर क्यों जोर दिया जाए। अगर आपके मन में इच्छा है सिख बनने की या केश धारने की, उसमें क्या किसी को इतराज़ हो सकता है? वो अपना शौक़ है, ड्रेस है, हर जैसा बनना चाहे। तो इसके बारे में ऐसी एलेबाई बनाना, ऐसी बातें बनाना, बाबा साहब के नाम पर गलत डिस्टॉर्ट करके हिस्ट्री को दूसरे रंग में पेश करना, ये बात कोई बुद्धिजीवी या जो इसका हमदर्द आदमी है उसके मन में नहीं आना चाहिए। सुलेख साहब, जो अपने पंजाब में जो राइटर हैं, जो अम्बेडकराइट जो राइटर हैं, उनकी किताबों में भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहीं ना कहीं सिख बनने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे थे। उनके मन में ऐसी कोई इच्छा या चाहत थी और हम भी ये सच मान के चल रहे थे। जब ये किताबें जब ये आई सामने छप करके, वो नहीं बन सके तो दोषी कौन है, तो शुरू में हमने भी ऐसे इस सोच के साथ उसको सपोर्ट किया कि चलो ये सिख भाईचारा जो है और जो एससी भाईचारा है, इसके बीच में खासतौर पे पंजाब में जो सिखों और शेड्यूल कास्टों के बीच में एक भाईचारा निर्माण होगा। क्योंकि सिख धर्म भी जो है वो सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु कबीर जी, रविदास जी, इनकी एक धारा बहती आ रही है जो गुरु नानक देव जी तक पहुँचते पहुँचते फिर 10वें गुरु गोविंद सिंह तक आई और शेड्यूल कास्टों में और सिखों में एक भाईचारा पैदा होगा। बट हुआ क्या कि मैं भी अचंभित रहा उस समय जब एक सिख विद्वान के मुंह से मैंने माइक से ये बात सुनी उनके मुंह से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो असल में सिख बनना चाह रहे थे। उनका जो असल सपना था वो सिख बनने का था, वो बौद्ध तो मजबूरी में बन गए। तो हम लोगों को वो संबोधन कर रहे थे, बाकी जो ऑडियंस थी, कि हम लोगों को उनका असल सपना पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। ये जो मजबूरी तो की बातें हैं, हाँ जी, ये सारी की सारी बाबा साहब के चरित्र को, बाबा साहब के सारी की सारी लाइफ के जो व्यक्तित्व है उसको डिस्टॉर्ट करने की बातें, मतलब अलग एंगल से उस बात को ले लिया गया। मैंने तो इसी को एक मोटी बात कही है कि अगर बाबा साहब वाकई इतने प्रभावित हो गए थे तो वो सिख बने क्यों नहीं। दूसरी बात है, ये जो उनके दिल में सबसे ज़्यादा असर करने वाली बात थी, बाबा साहब के दिल में चुभने वाली बात थी, वो थी कि हिंदुइज़्म की जो बुनियादी विचारधारा है कि ये चतुर्वर्ण का सिस्टम और उसमें दर्जा बदर्जा इनको दिया, समानता ख़त्म हो गई। तो उसके बारे में, और इतना नहीं कोई, चलो कास्ट सिस्टम है, करते रहो, किसी को क्या ज़रूरत है, लेकिन उसकी वजह से छूट-छाट करने का क्या मतलब है। इसको शैडो ना आने दें, ब्रेस्ट हो जाएगा, इसको नज़दीक फटकने ना दें। मेरे लाइफ में ऐसी मैंने कई एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए हैं कि किस तरह मुझे अपमानित करके क्या शिव जी के मंदिर में मैंने दूसरे अपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ जाने की, जब मुझे पता चला कि ये मेरी बेइज्जती करेंगे तो मैं भाग आया वहाँ से। ऐसी बातें एक म्यूनसिपल कमेटी के जब मैं प्राइमरी स्कूल में स्टूडेंट था, उसमें मैंने ज़रूरत कर दी कि वो एक हैंड पंप जो था उसको पानी निकाल के पीने की कोशिश की। जब दूसरे लड़कों ने देखा तो मेरी इतनी पिटाई की, आज तक मुझे याद है। तो ये सारे के सारा मेरा मतलब कास्ट सिस्टम बेशक करो,
बराबर। कि ये है, कोई वर्मा है, कोई शर्मा है, कोई फलाना फलाना, लेकिन उसकी वजह से छूछात क्यों जाए, इंसान की इंसान से नफरत क्यों की जाए, उसके दूर क्यों रखा जाए पानी के पिलाव से। और सबसे बड़ा जो इकॉनमी का इस पर प्रभाव हुआ है, इल इफेक्ट हुआ है, वो एक ये क्लास की क्लास सारी की सारी, वर्ग का वर्ग, उसको ईटेबल्स अंदर जाने की बातें छोड़िए, ये जो दुकानें काम करने की दुकानें हैं, ईटेबल्स जो सर्व करने की, ये इनको खोल छोड़ नहीं थी। और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कमी इनको मुर्दों के, जानवरों के मांस खाने के लिए मजबूर किया गया, दूर रखा गया, और इनको अंदर नहीं जाने दिया। वो छूत और अछूत दो वर्ग इन्होंने पैदा कर दिए। एक शूद्र, वो जो सर्व करने के लिए, पानी ढोने के लिए, हजामत करने के लिए, ये कपड़े धोने के लिए, ये धोबी और ये ऐसे कर दिए। एक ऐसे आदमी, मैं तो इसी बात पर बाबा साहब ने कोई विचार बने, ये एक बुनियादी तौर पर उनके दिमाग में जो आया, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, समानता की वो सारी दुनिया को पता है। तो ये बातें हैं। तो ये जो सिक्खी में, सिख धर्म को हम अच्छा मानते हैं, लेकिन ये जो इसके साथ जुड़ी हुई बातें हैं, माइथोलॉजी है। एक वो था, उसके मुंह से ऐसा हुआ, और सारे के सारे क्या है वो ब्रह्मा, सूरज उसको मुंह में डाल लिया। एक ऋषि था, वो गुस्से में आया, उसने सारा का सारा समुंदर जो है वो पी लिया, जानवर तड़पने लगे। उसके देवताओं ने उस पर बड़ा मिन्नत समाजित की, फिर उसने पेशाब की तरफ से वो निकाल दिए। ऐसी मतलब बातें बाबा साहब के दिल को चोट करती थी कि इस अंधविश्वास पर ये सारे का सारा धर्म जो खड़ा किया, उसकी वजह से हमारे साथ छूछात हो रही है। जी जी। अभी तो ये सिखों में कि बड़े बड़े जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर हैं, जो बहुत धर्मात्मा आदमी हैं, वो मैंने देखे हैं, वो नफरत करते थे। जी 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 जी। पर्सनली नफरत करते थे। खासतौर पर जब देखिए, जब हिंदू धर्म की, ब्राह्मणी धर्म की बात आती है, तो उसकी तो बुनियाद ही जो है वो असमानता, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, क्योंकि हाँ। उसको धार्मिक मान्यता है उसमें। हाँ। तो वो तो एक सिरे से ही खारिज करने वाली चीज है। हाँ। लेकिन सिख धर्म जो है वो समानता, भाईचारे में, न्याय में विश्वास करता है, लेकिन सिखों के अंदर पढ़ने में है। हाँ। उनके विचारों में, मैंने तो पहले ही कहा था कि गुरु नानक जो थे, सिख धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, आदमी सिखों के थे, अंदर में जो है उनके जो ये सारे के सारी फिलॉसफी, ये सारे के सारे जो है ना, इनका हिंदू धर्म की अंधविश्वास, रस्में रिवाज, और जितने भी उसका जातिवाद, तो इसके लिए हमारी दाल कैसे गलेगी? मैंने पर्सनल लाइफ में, जब मैंने जिक्र किया ना, जब 1952 में 52 में के इलेक्शनों में ये जो इनका हमारे साथ ऊपर का व्यवहार था, लेकिन दिल से ये नहीं चाहते थे कि भी ऐसा हम इनको बराबरी पर लाएं। तो दर्शकों, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय जो चर्चा में आ चुका है, और इसके ऊपर अभी और भी भविष्य में काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा होगी। जो किताबें इस विषय पे आई हैं, उनका जवाब भी देने के लिए कुछ साथी काम कर रहे हैं। बट ये है कि हम एक अम्बेडकराइट होने के नाते हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि सिख जो हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, और सिख धर्म जो है, सिख धर्म भी हमारे ही महापुरुषों ने ये समानता, सुंदरता, भाईचारे और न्याय की बात को स्थापित करने के लिए, ये एक कह लो कि एक आंदोलन ही था, एक मूवमेंट थी जो, तो ये चली वहाँ से, जो गुरु गोविंद सिंह तक आई, बंदा सिंह बहादुर तक आई। तो सिखों के साथ में हमारी कोई ऐसी कोई रंजिश, कोई दुश्मनी नहीं है। बट ये है कि जिस ब्राह्मणिज्म को, जो जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच या भेदभाव का जो सिस्टम जो है,
उसको ये दिल उनको से प्रैक्टिकली छोड़ना होगा। थ्योरेटिकली तो सिख धर्म में ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन सिखों के अंदर से जब तक ये चीज़ें नहीं जाएंगी तब तक ये जो SC ST OBC जो जिनको ज़बरदस्ती से हिंदू बनाया जा रहा है, उनके बीच में और सिखों के बीच में एक भाईचारा पैदा करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इस विषय पे आगे भी बातचीत चलेगी, इस दिशा में कहाँ तक ये बात पहुँचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये अपनी कह लो किसी नतीजे में पहुँचेगी ही। तो हम सुलेख साहब का जो है धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना समय दिया हमको। और सुलेख साहब की ये किताब का मैं अभी विशेष तौर पे जिक्र करना चाहूँगा। ये BR सांपला साहब जो हैं बहुत ही सीनियर राइटर हैं, अम्बेडकराइट लेखक हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। पब्लिश डॉक्टर अम्बेडकर मसीहा ऑफ द डाउन ट्रोडन, ये किताब जो है, इस किताब में KC सुलेख साहब और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो आपस में जो संबंध रहे, जो भी काम, जो भी चर्चाएं, उन्हें मुलाकातें जो हुई हैं, इसमें वो सारी डिटेल है इस किताब में। और 16-17 किताबें उन्होंने बताई हैं कि उनकी ऑलरेडी छप चुकी हैं। अभी आखिरी एक सवाल जो है सुलेख साहब मैं आपको करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में, अभी 2021 ये साल चल रहा है, उसकी आखिरी तिमाही चल रही है, वर्तमान में जो ये समानता का असल में मिशन है, जिसको हम अम्बेडकराइट मूवमेंट कह लें, बहुजन मूवमेंट कह लें, या किसी भी मानवतावादी मूवमेंट कह लें, इस मिशन को लेके आज की स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं, या आपका समाज के लिए या लीडर्स के लिए क्या मैसेज है? मेरे दिल में जो कहने की बात है वो यही है कि जितना ज़बरदस्त मानवता आधारित ये अम्बेडकर मूवमेंट है, और जिस नज़रिए से बाबा साहब ने इतनी कुर्बानियाँ और इतना संघर्ष किया है, उसको किसी न किसी हर हालत में मतलब जारी रखना चाहिए। और इसके लिए ये जो आजकल के पॉलिटिशियंस हैं, ना इनको स्टडी करते हैं, ना एक प्रॉब्लम की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सबसे पहली चीज़ है कि इनको साहित्य पढ़ना चाहिए। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो मूर्खताएं, जो कमियां हम में अतीत में थी, अगर उनको याद ना किया जाए, उनमें सुधार ना किया जाए, तो ये हमारी ज़बरदस्त भूल होगी, गलती होगी। उसी को जो हिस्ट्री में हमारी वजह से, हमारी कमज़ोरियों की वजह से, हमारी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनकी वजह से हमने इतने दुख सहे हैं, वो उसके लिए जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग, वो हमारे लिए टावर थे, हमेशा के लिए रोशनी का मीनार थे जिनकी। तो बाकी जो है पॉलिटिक्स में इतने तो कहने की ज़रूरत नहीं है। हर एक आदमी, जितना भी कोई थोड़ा बहुत ज्ञानी आदमी अपने आप को समझता है, वो अपनी पार्टी खड़ा करके 10 आदमी उसके साथ हों, या आजकल जो इन पावर पार्टियां हैं उनमें शामिल हो जाते हैं। तो हमारी जो ज़रूरत है बाबा साहब के विचारों के बारे में अपनी, वो आपको एक दूसरी बात बताएं कि वो जितना संघर्ष था, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ भी फाइट की, उनका मकसद जो था वो एक इस जो हमारी कास्ट, शेड्यूल कास्ट की, दलित कम्युनिटी के वर्ग था, उसको माइनॉरिटी बनाने की कोशिश थी। उनका जोर इसी पर था। ये रिजर्वेशन तो बाद में बनी, कम्युनल अवार्ड बना, पूना पैक्ट बना, समझौता हुआ, रिजर्वेशन होगी, हमें हिंदू फोल्ड में रहो, अलहदा ना, सेपरेट ना हो, तो वो तो अलग बातें। जो उनकी बुनियादी सोच थी बाबा साहब की, वो इसके बारे में, इसको माइनॉरिटी का स्टेटस
बनवाने की कोशिश थी, वो तो खैर नहीं इन्होंने होने दिया। अब जो ज़रूरत है उनकी विचारों में डिस्टॉर्शन ना होने दें, उनमें आमेज़श मिलावट ना होने दें, तो उनको सही पर्सपेक्टिव में भांपने की और उस पर चलने की कोशिश करो। ये पार्टियां जो हैं ये वक्ती तौर पर कई पार्टियां बनी, कई आदमी चले गए जो अपने आप को बहुत बड़े फने खां समझते थे, उनका नामो निशान नहीं है। अगर कोई चीज़ रहती है तो विचारधारा है। तो इस लिहाज से बाबा साहब की सीधी टक्कर जो है वो, जिसकी वजह से सदियों तक इस वर्ग ने जुल्म और अत्याचार ढाए हैं, सहे हैं, वो है ब्राह्मणिज्म, चतुर्वर्ण सिस्टम। तो उसके जो कोई बात नहीं है, कास्ट सिस्टम जितना मर्जी हो जाए, लेकिन उसकी वजह से जो आदमी इंसान में दूरी है, और जितना ज़ोर देखिए आज के ज़माने में कामयाब हो गए हैं, कई साल से पूरी तरह एक डिक्टेटरशिप की तरह अपने राज कर रहे हैं। जो मन में आता है कानून बनाते हैं। मेजॉरिटेरियन रूल जो है, अथॉरिटेरियन रूल जो है, उसकी वजह से ये अपोजिशन या दूसरे विचार रखने वालों को टॉलरेट नहीं कर सकते उनको। इस लिहाज से मैं यही चाहता हूँ कि हमारे में इतनी ताकत तो नहीं है कि हम ताकत से ताकत का जवाब दे दें, लेकिन ज़रूरत है, विचारों की तो ज़रूरत है। वो हमारे लिए बाबा साहब ने पूरी तरह से देखा है। हम अंधविश्वास पे नहीं जाएंगे। रैशनलिज्म उन्होंने दो उनकी लाइफ के दो चीज़ें हैं, एक सेल्फ रेस्पेक्ट और स्वाभिमान, और दूसरा है रैशनलिज्म। के उन्होंने कहा था बुद्धिज़्म इज़ नथिंग इफ़ नॉट रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या होता है कि अंधविश्वास पर ना जाओ। जो प्रज्ञा की शिक्षा दी है बुद्धिज़्म को, उनको वो पूरी तरह से फॉलो करते हैं। अगर रैशनलिज्म को हम पूरी तरह इसकी विश्लेषण में जाएं तो हमें याद रहेगा कि हम उस चीज़ को क्यों मानें, उस पर यकीन क्यों करें, उसको फॉलो क्यों करूं, जिसका बेस ही कोई ना हो। ये वैज्ञानिक सोच है, ये साइंटिफिक टेम्पर देने की बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोमिनेंटली है। समाजवाद है, सेकुलरिज्म है, रैशनल ये है। इन बातों को, ये बुनियादी बाबा साहब की सोच के बुनियादी गुर हैं, इनको नहीं छोड़िए। पार्टियाँ जितनी मर्जी बनाओ अपने, मैं किसी पार्टी के बारे में कोई कुछ खिलाफ नहीं कहना चाहता, किसी हक में कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जो मकसद है वो, और जिस पर मैंने लाइफ लॉन्ग मेरी टिका हुआ हूँ और समझ में है, तो वो है कि बाबा साहब की विचारधारा को ना हाथ से जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुलेख साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। और इसी के साथ हम ये आज की मुलाकात जो है, ये इंटरव्यू जो है यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय भीम।